हाँ, कल कहाँ छोड़ी थी बात अपने, कहीं छोड़ी थी ना क्या? तो देखिए सेंटेंस में आपके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं बेसिक। कौन कौन से होते हैं? सेंटेंस में क्या होता है आपके? एस पी होते हैं, ठीक बात है। अभी तक क्या पढ़ा उसको मैं कर लेता हूँ, क्या रिवाइज करते हैं, रिकैपिचुलेट करते हैं या फिर री एनफोर्स करते हैं? ये आएगा टीचिंग मेथड में? हाँ भाई, अच्छा रिवाइज करेंगे या रिकैपिचुलेट करेंगे या फिर री एनफोर्स करेंगे? अच्छा, री एनफोर्स कब करते हैं और रिकैपिचुलेट कब करते हैं देख लेंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो 3 सिनोनिम है, कौन सा? रिवाइज, रिकैपिचुलेट और री एनफोर्स, ठीक है। सिनोनिम तो है लेकिन तीनों के यूज क्या है? तो अभी फिलहाल क्या कर देते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है। क्या पढ़ा देखिए, तो सेंटेंस में 3 एलिमेंट्स होते हैं बेसिक, क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और एक बात बता दी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है, उसके बगैर आपका सेंटेंस बन सकता है। लेकिन बनेगा कब? जब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी वर्जन क्या होता है? आज्ञार्थक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य बन के आता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या कहा कि सेंटेंस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी नहीं होता, उसके बगैर आपका सेंटेंस बन सकता है। इसका मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैंसिल हो सकते हैं, क्या करने के लिए? सेंटेंस बनाने के लिए। अब सेंटेंस बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या ऑब्लिगेटरी एलिमेंट है, क्या मैंडेटरी एलिमेंट है? वो क्या है? वर्ब। और वर्ब भी कौन सी? तो वर्ब को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। बिल्कुल देसी अंदाज से बोलते उसको बोलते टेंस वाली क्रिया और बिना टेंस वाली क्रिया। तो वाक्य बनने के लिए टेंस वाली क्रिया का होना जरूरी, उसके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है। और टेंस वाली जो क्रिया होती है उसका नाम रखा गया है टेक्निकली ग्रामेटिकली फाइनाइट वर्ब। अभी सिर्फ नाम बदल रहे हैं अपन, ठीक है, फंक्शन अपने पकड़ता है, आप पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जिन क्रियाओं के टेंस होते नहीं उसे क्या बोल दिया आपने? नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक बात है। तो जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं फाइनाइट वर्ब है, उनका अपना क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और वो सेंटेंस में एक ही आ सकती है, ठीक है। और उसका संबंध किससे होता है? सब्जेक्ट से होता है। और फिर होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक बात है। और नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में यूज होना जरूरी भी नहीं है, उसके बगैर आपका सेंटेंस बन सकता है। लेकिन सेंटेंस में कितनी भी आ सकती है, इस पर रोक टोक भी नहीं है। तो वाक्य का विस्तार कौन करेगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब तो सिंगल वर्डेड होती है आपकी, ठीक बात है। तो सेंटेंस का विस्तार कौन करेगा? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक बात है। अच्छा, वर्ब का विस्तार करना है तो वो भी कौन करेगा? आपका नॉन फाइनाइट ही करेगा ना, क्योंकि क्रिया में मिनिमम 1 शब्द होता है और मैक्सिमम वर्ड कितने होते हैं किसी वर्ब में? 4 शब्द हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला शब्द क्या होता है आपका? फाइनाइट वर्ब, और बाकी तीनों क्या होता है आपके? नॉन फाइनाइट। जिसमें 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, विल हैव बीन टीचिंग और विल हैव बीन टॉट। एक था एक्टिव फॉर्मेशन, एक का था आपका पैसिव फॉर्मेशन था, ठीक बात है। वो हो सकता है इतना सारा, ठीक है। अब उस सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, और वो कौन सा होगा आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो पहले वो सेंटेंस बनाना सीखेंगे अपन लोग जिसमें सब्जेक्ट नहीं है और वीकेंड से माथा ही नहीं उसमें। तो बिना माथे वाला सेंटेंस कौन सा होगा आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक बात है। तो अब आपको बनाना सिखाता हूँ पहले कि क्या क्या एलिमेंट्स वाक्य में बनने के लिए जरूरी होंगे। जरूरी से मतलब क्या हुआ? जिसके बगैर सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक बात है। और जरूरी नहीं है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है टेंस वाली क्रिया, टेंस बताने वाली क्रिया होती है। मतलब ऐसी क्रिया जिनकी सीमाएं पहले से क्या है? तय है। सीमा तय से मतलब वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी और टेंस के अनुसार ही होगी। और नॉन फाइनाइट का मतलब जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, मन मर्जी यूज करो, लेकिन जहाँ यूज करोगे वहां सही यूज होना क्या होगा? जरूरी होगा, ठीक है ना। ना भाई जी, वो अलग क्रिया है। ये जितनी भी क्रिया है ना, इनको अलग अलग ढंग से भी डिवाइड करेंगे। अभी है 8-10 दिन जो क्लास पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको असल में ग्रेड 2 के लिए इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। हमें पता ही नहीं है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे सिलेबस शुरू करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, आज अपन पढ़ते हैं डिग्री। क्या पढ़ते हैं? डिग्री। और डिग्री पढ़ते पढ़ते भाई साहब हमारी डिग्री हो गई है। आप कॉपी करके चले गए, घर जाके रिवाइज कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको करना होता है ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री में तो आपसे होता ही नहीं। और कितना रटोगे आखिर में भाई साहब? रटने वाला सिस्टम अब सेट नहीं होगा, क्योंकि हमारी उम्र है निकल गई रटने वाली। अब तो क्या करना पड़ेगा? समझना है, और समझ कर ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक बात है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो बात करते हैं किसकी?
क्या होता है देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसे क्या बोलते हैं आप, आज्ञार्थक वाक्य। यहाँ क्या बोलेंगे वैसे, आदेशात्मक वाक्य इसको बोलेंगे अपने। क्या बोलेंगे, आज्ञार्थक। यहाँ क्या बोलेंगे इसे। अब देखिए जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं कि नहीं, इनमें कोई न कोई पहले से भाव होता है। तो इंपेरेटिव का मतलब क्या होगा आपका, आज्ञार्थक वाक्य हो गया, आदेशात्मक वाक्य हो गया। और इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ न कुछ क्या होते हैं भाई, अरे भाव होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, कभी ऑर्डर, कभी कमांड, कभी रिक्वेस्ट, बहुत सारी बातें होती हैं। क्या क्या हो सकती है उनको एक बार देख लेते हैं, फिर सेंटेंस बनाएंगे आपका, ठीक बात है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है जरा देखिए। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, इसमें हो सकता है ऑर्डर। क्या होगा, दिस इज नॉट ऑर्डर, क्या है, ऑर्डर। ना तो बीच वाला आपका आर बोलना है, नहीं आपको लास्ट वाला बोलना है, ठीक बात है। ये सिंपली क्या है, ऑर्डर है। तो क्या होगा देखिए, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया भाई, अभी आदेश है यहाँ पे, ठीक बात है। अच्छा एक और क्या होता है देखिए, कमांड का मतलब भी क्या होता है, अरे आदेश होता है, ठीक बात है। तो जो जो भाव होते हैं इसमें एक बार सारे लिख लेते हैं, फिर आपको वाक्य बनाना सिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है आपका, ऑर्डर। क्या हो सकता है, कमांड। क्या हो सकता है इसमें, रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये वो प्रार्थना नहीं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ठीक है ना, ये रिक्वेस्ट वाली प्रार्थना है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या हो सकता है इसमें, वार्निंग नहीं, वार्निंग का मीनिंग क्या हुआ, हाँ क्या होगा आपका, चेतावनी। उसके बाद क्या होगा देखिए, निगेशन। निगेशन का मतलब क्या हुआ, हाँ मना ही। तो क्या होता है देखिए, ऑर्डर क्या होता है इसमें, कमांड क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, वार्निंग क्या होता है, निगेशन क्या होता है, परमिशन नहीं, परमिशन। क्या होगा, हाँ परमिशन का मतलब क्या हुआ, आज्ञा या फिर इजाजत होता है कि नहीं। फिर क्या होता है देखिए, क्या होता है, सुझाव होता है। क्या होता है, सुझाव। क्या है इसका उच्चारण, ठीक है सुन लीजिए इसका उच्चारण, अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छा फील होगा आप भाई। इसका उच्चारण होता है सजेशन। क्या होता है, दिस इज नॉट सजेशन, क्या होता है। तो क्या होगा देखिए, बिल्कुल सेम। एंडिंग कैसे होती है आपकी, STIUN से, वहां क्या होता है, श और ना। तो क्या बनेगा इसे, सजेशन। और क्या आता है, क्वेश्चन। हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, सजेशन ना। क्या होगा, सजेशन। और क्या होता है, क्वेश्चन। तो क्या बनता है देखिए, ऑर्डर क्या हो गया आपका, कमांड क्या हो गया, रिक्वेस्ट क्या हो गया, वार्निंग क्या हो गया, निगेशन क्या हो गया, परमिशन, और क्या हो गया, सजेशन, ठीक बात है। अब और आगे आते जाएंगे, पहले वाक्य बनाते हैं। अब ऑर्डर का एक वाक्य बनाना है आपको जिसमें सिर्फ ऑर्डर का भाव हो, और बनाना वाक्य कैसे, आपका इंपेरेटिव बनाना है। हाँ वैसे बोल दीजिए, एक ऐसा वाक्य बताओ इंपेरेटिव जिसमें सिर्फ ऑर्डर हो और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये ऑर्डर है, फिर वाक्य बोल दिया ओपन द डोर, ओपन नहीं होता, ओपन द डोर, ठीक है। अब ये ऑर्डर है क्या इसमें, देखिए ये बोलने पे डिपेंड करे आप सेंटेंस को बोलते हैं कैसे हैं। कहते हैं हेलो, कहते हैं हाँ जी, कहते हैं ओपन द डोर, तो बड़ा प्रेम से बोला है। कहते सन क्या है, हाँ देखिए एक सेंटेंस बोला गेट लॉस्ट का मीनिंग भाड़ में जा, अरे ऑर्डर का भाव है इसमें, ठीक बात है। तो एक ऐसा वाक्य लिखना जिसमें सिर्फ क्या हो, ऑर्डर, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। तो वाक्य लिख लेते हैं जरा देखिए, क्या लिखा देखिए, गेट आउट ऑफ द रूम। तो गेट आउट फ्रॉम द रूम है, गेट आउट ऑफ द रूम, ये देख लो जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, मुझे कोई इश्यू नहीं है इसमें। गेट आउट ऑफ द रूम है, गेट आउट फ्रॉम द रूम। हाँ देखिए लगाने का मन करेगा फ्रॉम, लेकिन आएगा नहीं, क्या आएगा भाई,
अरे बाबा कल ही डिस्कस किया था, गति से अंदर जाना, गति से बाहर जाना। गति से अंदर जाना क्या होता है, इनटू, और गति से बाहर जाना क्या होता है, आउट ऑफ होता है कि नहीं। तो अभी अंदर से बाहर नहीं जा रहे क्या, अरे जा रहे हैं ना, तो फ्रॉम कैसे लगा रहे हैं, क्या लगाना चाहिए, आउट ऑफ लगना चाहिए। ठीक बात है। तो कमरे में से बाहर चला जा, ये सेंटेंस प्रेम से बोल सकते हैं क्या ना, और प्रेम से बोला तो काम ही नहीं होगा भाई साहब। ऐसे होगा, कहते हैं सुन क्या हुआ, कहते गेट आउट ऑफ द रूम प्लीज, कहता हाँ कोई चांस ही नहीं है। तो ये सेंटेंस भाई साहब प्रेम से बोल सकते हैं, इसका इसमें क्या है, ऑर्डर का ही भाव है। ठीक बात है। अच्छा फिर क्या लिखा है, कमांड। अच्छा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड कमांड। कमांड भी आदेश है हिंदी में, ऑर्डर भी क्या आपका आदेश है। बेसिक डिफरेंस क्या दोनों में है, तो सही। ऑर्डर की अवहेलना हो सकती है, ठीक है, लेकिन कमांड की अवहेलना नहीं हो सकती। इसका मतलब कमांड हर जगह हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ सेना वगैरह में हो सकता है। ठीक बात है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ गेट आउट ऑफ द रूम, बोल तो दिया मैंने, कहता नहीं जाऊँ क्या कर लो, मैंने कहा बैठा रहे थोड़ी देर बाद चला जाना। और ये कमांड होता है भाई साहब, तो फिर उधर नो हो ही नहीं सकता, वहाँ क्या होता है, या तो यस सर ही होता है, उधर नो सर तो चांस ही नहीं है। नो सर हुआ तो भाई साहब सजा का प्रावधान होता है, तो फिर क्या हुआ। तो कमांड कैन नॉट बी रिवर्टेड, लेकिन ऑर्डर को रिवर्ट किया जा सकता है। ठीक बात है। तो फिर क्या होगा इसमें, तो ऐसा वाक्य बताओ जिसमें कमांड ही होगा। तो नॉर्मल आप सेंटेंस सुनते हैं एक, क्या भाई, हाँ मार्च, दिस इज नॉट मार्च, क्या इट्स मार्च फॉरवर्ड, न कि फॉरवर्ड। क्या होगा, दैट इज मार्च फॉरवर्ड। का मीनिंग क्या हुआ, कूच करो, आगे बढ़ो। अब कमांडर ने कह दिया तो उसे कूच करना ही करना है, इसकी अवहेलना नहीं हो सकती। ठीक बात है। अच्छा फिर क्या लिखा है, रिक्वेस्ट। तो कैसे करते रिक्वेस्ट, तो यहाँ तो किसी भी सेंटेंस में वैसा प्लीज लगा दो तो क्या हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट। लेकिन हर बार प्लीज रिक्वेस्ट बताया जरूरी नहीं है। वैसे प्लीज लगा दो हमेशा क्या बनेगा, ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी प्लीज होने के बाद भी उसमें ऑर्डर का भाव होता है। अच्छा कभी देखा होगा अपने घर माहौल में भी क्या होता है ना भाई, बातचीत हो जाती है तो फीमेल से एक बात बन के आती पत्नी की तरफ से, कहते आप चुप रहो प्लीज। अब आप चुप रहो ऑर्डर दे दिए, बाद में मरम किससे, अरे प्लीज, इसका मतलब वो रिक्वेस्ट का मामला था ही नहीं। तो भाई ऐसा बताओ वाक्य जिसमें बिना प्लीज के रिक्वेस्ट हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो उल्लू सीधा करना है ना, तो ऐसे होगा। क्या लिखा है भाई। अब इस वाक्य को आप कड़े शब्दों में नहीं बोल सकते। तो देखिए अंग्रेजी बोलने के लिए दो तरह की टोन होती है, राइजिंग टोन और फॉलिंग टोन। राइजिंग टोन में ऑर्डर होता है, फॉलिंग टोन में रिक्वेस्ट होता है। कैसे बोलेंगे आप उसे, कहते क्या, कहते हेल्प मी, कहता है देखो ऐसा नहीं होता, क्या बोलना पड़ेगा, कहते हेलो, कहते हाँ जी, कहते हेल्प मी। टोन कैसे होगा, अरे गिरता हुआ टोन होगा, कैसा होगा, फॉलिंग टोन होगा। ठीक बात है। और रिक्वेस्ट होगी वहां पे टोन कैसी होगी आपकी, अरे फॉलिंग टोन होगी। और कहते भी हैं, कहता देख भाई काम निकलना है ना तो थोड़ा सा आराम से बोल, ठीक है। ये ऊंची आवाज में क्यों, तो ऊंची आवाज इज राइजिंग टोन, गिरती आवाज क्या होती है आपकी, फॉलिंग टोन। ठीक बात है। अच्छा चेतावनी की बात करें तो वार्निंग, तो दिस इज नॉट वार्निंग, क्या इट्स वार्निंग, ऐसे बोलना पड़ेगा, मतलब होठ डब्लू की तरह बनने पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या बनेगा, इट्स वार्निंग। हाँ भाई, अच्छा क्या सिगरेट पे क्या, अच्छा आवाज आई थी कैसे सिगरेट में, क्या सिगरेट के ऊपर लिखा था ना वार्निंग, हाँ चेतावनी होती है, इसका मतलब नहीं फॉलो किया तो कुछ भी हो सकता है। चलो वो तो स्मोकिंग वाला मामला होगा, तो हर किसी को नहीं पता होता है, पता होना भी चाहिए। अच्छा घर के बाहर कभी एक तख्ती लगी होती है क्या, हाँ क्या लगा मैं, हाँ वो अपने आप में क्या एक वार्निंग है, और उस पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो क्या लिखा मिलता है, डॉग या डॉग्स, वैसे दोनों तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन डॉग लिखते हैं तो अलग भी नहीं निकलता, थोड़ा सा डॉग से लिखते हैं तो कुछ और भी नहीं निकलता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। अच्छा इसको हिंदी में बोलते हैं जरा, कुत्ते से सावधान है, इसका मतलब पक्का सावधान किससे रहना है, कुत्ते से। और लिख देना कुत्तों से सावधान, तो ऐसा लग रहा है कि इस घर का ईच एंड एवरी मेंबर इज कुत्ता, और आपको क्या रहना पड़ेगा, उससे सावधान रहना पड़ेगा। ठीक बात है, कोई नहीं। तो क्या हुआ, कुत्तों से क्या हो गया आपका सावधान, ये क्या अपने आप में एक चेतावनी है। ठीक बात है। ऐसा नहीं होता कि बाँ ऊंची करके, अभी सेंटेंस कैसा आपका,
इम्पेरेटिव है। अच्छा फिर क्या लिखा देखिए निगेशन, क्या चीज़ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मीनिंग थोड़ा सा क्या है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है घर में मोर देन वन डॉग हो सकता है कि नहीं, हाँ, एक बिच एक डॉग दोनों हो सकते हैं, एक पपी भी आ गया तो कितने हो गए। पर मेरे पीजी में 3 डॉग। अब देख लो, अब डॉग से बोलना पड़ेगा ना फिर, है नहीं तो फिर एक बार नाराज हो जाएगा कि भाई एक ही कैसे लिखा, हम 3 हैं है? अच्छा कोई नहीं। तो क्या लिखा, बीवेयर ऑफ डॉग्स का मीनिंग कुत्तों से सावधान, ठीक बात है। अच्छा फिर क्या लिखा, निगेशन का मतलब क्या हुआ, मनाई। इसका मतलब किसी आदमी को काम करने के लिए क्या करते हैं आप, मना करते हैं। तो क्या हुआ जरा देखिए, क्या लिखा है, डू नॉट स्टैंड हियर का मतलब क्या हुआ, यहाँ खड़े मत रहो, ठीक बात है। क्या है, अरे मना किया है, कहते तेरे बाप की रोड है, कहते अरे नहीं भाई बाप की तो नहीं, लेकिन अभी कुछ ऊपर काम चल रहा है, अभी कुछ गिर गया तो सड़ जाओगे, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं मत रहो। तो क्या लिखा है देखिए, डू नॉट स्टैंड हियर। अच्छा फिर क्या लिखा है, परमिशन। अच्छा परमिशन यहाँ मांगते हैं या देते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में परमिशन हमेशा मांगी जाती है ना कि दी जाती है, ठीक है। तो बाकी कैसे बनेगा लिख लेता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। क्या लिखा देखा, लेट मी गो का मतलब क्या हुआ, मुझे जाने दो। क्या कर रहे हैं आप, किसी न किसी क्या मांग रहे हैं आप, परमिशन मांग रहे हैं भाई, मुझे सोने दो तो लेट मी स्लीप, मुझे खेलने दो तो लेट मी प्ले, ठीक बात है। तो क्या मांग रहे हैं आप, परमिशन मांग रहे हैं, किससे, अरे सामने वाले से, जो आपकी बात को क्या कर रहा है, सुन रहा है। और सुनता कौन है, यू, और यू को लिखने की आवश्यकता नहीं, उसे क्या बोलते हैं आप, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक बात है। अच्छा फिर क्या लिखा है, सजेशन, सुझाव। अच्छा सुझाव मांगने पे देते हैं या बिना मांगे, देख लो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा अच्छा आपका मोबाइल पे काम करते हैं आप लोग ना, ठीक है। आपने काम किया, बाद में क्या कहते हैं कि प्लीज़ कुछ दीजिए हमारे बारे में, आपको कैसा लगा, मांगा कि बिना मांगे, अरे भाई साहब मांगने पे दिया जाता है। सुझाव बिना मांग कभी नहीं देते, कैसे दिया जाता है, ये मांगने पे दिया जाता है, ठीक बात है। और जानते हैं सुझाव में दोनों लोग शामिल होते हैं, स्पीकर और लिसनर, ठीक बात है। अच्छा किस तरह से बन के आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। बाकी तो सुझाव बहुत तरह से बन सकते हैं सेंटेंस में, बट इम्पेरेटिव की बात करेंगे तो बाकी कैसे बनेगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक बात है। क्या लिखा देखिए, लेट अस गो, गो नहीं गो। अच्छा गो क्यों होता है पता है, औ की मात्रा क्यों आती है इसके अंदर, क्योंकि इंग्लिश के एंड में, इंग्लिश के शब्दों के अंत में कभी भी ओ उच्चारित ही नहीं होता, इसलिए क्या करना पड़ेगा इस ओ को। तो हिंदी में तो अपने ओ खूब होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट हिंदी अंग्रेजी में होता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसे डिप्थंग बनाना पड़ा, क्या, दैट इज औ। क्या बनाना इसे, औ, तो क्या बना, दैट इज गौ। तो क्या लिखा है, लेट अस गो का मतलब क्या हुआ, चले चले, यहाँ पढ़ना है अभी, हाँ पढ़ना है। तो सेंटेंस का मतलब क्या है, अरे आओ चले, या फिर हमें चलना चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं, चलें। अच्छा खाना बना के रख लिया, फिर क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ऐसा करते हैं अब खाना, इसका मतलब लेट अस ईट फूड, ऐसा करते हैं खाना खा लेते हैं। बताइए इसमें कौन शामिल है, अरे दोनों शामिल है, स्पीकर और लिसनर। तो सुझाव में दोनों शामिल होते हैं, बोथ पार्टीज, स्पीकर एंड लिसनर। और बात करते हैं किसकी, सलाह। अब बताओ सलाह देते कैसे, मांगने बिना मांगे, अच्छा छोटों को कि बड़ों को, अरे बाबा किसी को भी दो, फोगट की है कोई इश्यू नहीं है। तो सलाह कैसे दी जाती है, बिना मांगे, छोटे को, नन्हे को, मुन्ने को, किसी को दे दो, कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक बात है। तो मैं भी आपको सलाह दे देता हूँ, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक बात है। अच्छा आपका नाम भी, हाँ देखिए ब्रिजेश से बात करते हैं। ब्रिजेश खड़ा था अस्सीपुर रोड पे, और उसके पास एक आदमी खड़ा था, और आदमी एक के बाद बीड़ी पिए जा रहा था, मतलब रुक नहीं रहा था। और जानते जो लगातार पीता है उसे बोलते हैं चैन स्मोकर बोलते हैं, चैन की तरह पीता है, वो रुकता है नहीं, एक खत्म नहीं उसके बाद दूसरी ही शुरू हो जाती है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के नाते रहा नहीं गया भाई से, कहता भाई साहब मत पियो मत पियो, फेफड़े गल जाएंगे,
टीबी हो जाएगा, बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मत पियो खर्चा हो रहा है। ठीक बात है, बहुत सारी सलाह दे दी उसको एक साथ। ठीक है, बाद में उस आदमी का कहता हो गया, हो गया, आपको दिक्कत क्या है? बीड़ी मेरी, फेफड़े मेरे, बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, पैसा मेरा, आपको दिक्कत क्या है? कहते भाई सलाह दी थी, मन अनिमन तेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो सलाह देने के बाद उस पर एक्शन हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुझाव में दोनों शामिल होते हैं तो फिर दोनों काम कर लेते हैं। ठीक बात है। अच्छा फिर यहाँ क्या होगा? हाँ, बिना मांगे खूब देते हैं पैसा। सुबह उठते शुरू होते हैं लोग बाग, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, पता नहीं कौन कौन से ग्राम, 10 ग्राम, 3 ग्राम, आजकल तो बहुत आगे मेरे ख्याल से, लेकिन इंस्टाग्राम भी मेरे ख्याल से ना है। फेसबुक काम में लेते हो? अब तो मीठा हो गया वो, लेते हो फेसबुक काम में भाई? अभी नहीं लेना, ठीक है ना, थोबड़ा किताब जिसे कहते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम लेते हो आप? नहीं। लिंक्डइन? हाँ, लिंक्डइन आपको लेना बन सकता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोफेशनल है। वहाँ पे आपकी सारी की सारी पढ़ाई वाले लोग मिलते हैं, वहाँ फालतू के बकवास है नहीं, वहाँ सारे के सारे लोग हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। किसमें? लिंक्डइन में। फालतू के बकवास वहाँ पे होती ही नहीं है। ठीक बात है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं उससे, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, ग्रेड सेकंड होने के तुरंत बाद मैं बता दूंगा क्या करना है उसमें, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? डो नॉट क्या लिखा है? डो नॉट किल योर टाइम। अच्छा, टाइम क्या होता है? किल या वेस्ट। अभी तक तो वेस्ट करते आए थे टाइम, अब पता नहीं क्या होने लग गया है। तो वो तो टाइम क्या होता है? किल होता है कि वेस्ट होता है? तो भाई साहब टाइम किल होता है, लेकिन हम इसे बोलते ही नहीं। हम हमेशा क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। तो वेस्ट नहीं बोलना, क्या बोलना पड़ेगा? तो देखो भाई, ना तो हम खुद अपना टाइम किल करें, नहीं किसी को करने की इजाज़त देंगे। अभी हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा है, उसे पूरा करना पड़ेगा, इसलिए हमको हमारे हिसाब से काम करने दो। तो क्या देखा बना? डो नॉट किल योर टाइम का मीनिंग है आपका समय या अपना समय बर्बाद मत करो, समय जाया मत करो। अब इसका शाब्दिक अर्थ नहीं हो सकता कि समय की जान मत लो, तो समय की हत्या नहीं करनी है, समय की जान नहीं लेनी है, समय को जाया करने का मीनिंग देगा आपका। और वही किल किसका सिनोनिम है यहाँ पे? अभी वेस्ट का सिनोनिम है, लेकिन वेस्ट वर्ड यूज नहीं करें। क्या करना पड़ेगा आपको? किल। अच्छा ऑप्शन है। तो एग्जाम आ गया ना कि टाइम क्या होता है? वेस्ट की किल। तो दोनों है तो सही, लेकिन फिर वहाँ आता है कि बेटर ऑप्शन कौन सा है, तो फिर कौन सा होगा? आपका किल होगा। इस तरह से आपके इंपेरेटिव सेंटेंस बन के आते हैं। क्या क्या बन के आता है? ऑर्डर। क्या बन के आता है? कमांड। क्या बन के आता है? रिक्वेस्ट। क्या बन के आता है? वार्निंग। क्या बन के आता है? निगेशन। क्या बन के आता है? परमिशन। क्या बन के आता है? सजेशन। और क्या बन के आता है? एडवाइस। एडवाइस नहीं, एडवाइस। क्या बनेगा? अच्छा, अब इसमें देखिए 2 शब्द दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से? एक पॉजिटिव सेंटेंस का दिखा भी आपको, एक कैसे दिखा आपको? नेगेटिव का, और एक कैसे दिखा आपको? इसका इंपेरेटिव सेंटेंस 3 तरह से बन के आते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पॉजिटिव सेंटेंस, वर्ब के नेगेटिव फॉर्म से मतलब डू नॉट फर्स्ट फॉर्म से नेगेटिव सेंटेंस, और लेट से 2 वाक्य बन के आते हैं। कौन से? परमिशन। और कैसे बन के आता है आपका? सजेशन वाले बन के आते हैं। ठीक बात है। तो अब इसे कॉपी कर लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा देखिए, इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, ये भी देखा होगा आपने कई बार। क्या होता है भाई? डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? अरे होता है ना, इंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं भाई? क्या बोलते हैं उन्हें? दिशा निर्देश ऐसे बोलते हैं आप लोग। वो भी कैसे बन के आता है? इंपेरेटिव। तो क्या डायरेक्शन और क्या होता है आपका? इंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं भाई? दिशा निर्देश जिसे बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तो आपकी शुरुआत कहाँ से होती है पता है? इंस्ट्रक्शन से होती है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें फॉलो करनी, क्या क्या आपको काम नहीं करना है। ठीक बात है, होता है कि नहीं भाई? अच्छा, जब आपके हाथ में आते हैं ना क्वेश्चन पेपर, तो वो सील से बंद होता है। वैसे ऑनलाइन होता है तब तो कंप्यूटर में लॉक होता है। पहले आता था ना अपने पास कॉपी आती थी भाई, सील लगी होती थी उसमें, और जहाँ सील लगी होती थी तो वहाँ एक लाइन लिखी मिली होती थी। क्या होती थी पता है भाई? हाँ, डू नॉट कट नहीं, डू नॉट ब्रेक द सील का मतलब क्या हुआ? सील को तोड़े नहीं। कब तक? अनटिल यू आर टोल्ड टू डू सो। इसका जब तक आपको नहीं कहा जाता तब तक आप सील को नहीं तोड़ें, और बिना के सील को तोड़ दिया तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पेपर थोड़ा पहले आता है, 1 आध मिनट 2 मिनट पहले आ जाता है, तो सील लगी होती है, कहता ना अभी घंटी बजेगी, उसके बाद क्या करना है आपको?
उसे तोड़ना है, फिर परमिशन मिल जाती है, फिर आप तोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन पेपर आ गया तो फिर हमारा मन भी तो गजब का है ना, कहते ऐसे कैसे है, यहाँ तो टाइम से देते, और पहले दिया तो खुरापा तो करेंगे हम। अब सील तोड़े बगैर क्या करते हैं, अंदर घुसते हैं। आप भी घुसे हो कई बार, क्या करते हैं, ऊंचा करते हैं, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन दिखे जाता है आपको एक आध, और जब क्वेश्चन देखा ना तो मजा आएगा, वाह बड़ा मजा आता है। फिर दूसरा पेज पलटा, ठीक है, तीसरा पेज पलटा, वो भी देखा करते हो, वाह अब की बार पेपर मस्त हो जाएगा, ठीक बात है। और वैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, और पक्का आपका पेपर क्या होगा, बढ़िया होगा, क्योंकि मन आपका खुश हो गया। और दुर्भाग्य बस कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कहते हैं, दूसरा देखा कहते ये कहाँ से आया, तीसरा देखा कहते ओ माय गॉड, अब आपका जो था ना मनोबल क्या हो गया, डाउन हो गया। और ऐसा होने के बाद जो आते वो भी क्या होते हैं भाई, गलत हो जाते हैं। और वैसे देखा होगा आपने कई बार, क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आता ना तो उस समय आपका माइंड पॉइंट ब्लैंक, लगता है कि कुछ भी नहीं आता, क्या होगा। और धीरे धीरे क्या होता है, आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट होता है और आप क्वेश्चन पेपर क्या करने लग जाते हैं, हल करने लग जाते हैं। लेकिन जब हाथ में आता है तब क्या होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने क्या किया अभी तक, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे 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 जो जो आपका दिमाग कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेट, आप काम करने लग जाते हैं। और जब एग्जाम देने जाओ तो भाई साहब 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देना कृपा करके। अपना दूसरा हिसाब किताब है, अपने तो साथ में लेके जाएंगे छाती पे किताब, ठीक है। और जानते कैसे पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अरे देवता अब तो रह पाते, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका नहीं, पूरी पढ़ाई होने के बाद उसे सिलेक्ट होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम करते ही नहीं, हर बार दिमाग को एक्टिवेट ही रखते हैं, थोड़ा उसे शांत होने दो। और ऐसा होने के बाद आपके पेपर अच्छे होने के चांसेस नहीं, अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि आप गैप देते हैं बीच में तो। लेकिन हमारी आदत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट मोमेंट तक कहते बाई चांस। और कई बार तो हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि फ़ोन आते हैं मित्रों के, कहता है ये वाला आने का चांस है, और आपने उसको पहले पढ़ा ही नहीं है, आप उसमें उलझ गए आप और वो मिलता और नहीं उस वक्त जब सही होता है तब कहता है पता नहीं कहाँ होता है, ठीक बात है। तो डायरेक्शन में एक वाक्य बनाएं, जगह जगह मिलते हैं आपको लिखे हुए, ठीक बात है। अच्छा, वहाँ लिखा होता है 1 से लेकर 10 ऐसे करना है, 11 से लेकर 20 ऐसे करना है, 21 से लेकर 30 ऐसे करना है, वहाँ सब क्या लिखे होते हैं, दिशा निर्देश लिखे होते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं एक, क्या लिखा देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करो, उत्तर दो। तो देखिए इतनी सारी बातें हो सकती है किसमें, आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस में। इसमें एक अजब गजब वर्ब दे रखे हैं आपको, जानते कौन से वाले, इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, बहुत यूजेस होते हैं इसके अलग अलग, वो आपको सारी जानकारी होना बनता है, ठीक बात है। तो एक बार देखते हैं लेट के क्या क्या यूज हो सकते हैं, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस आपको बनाना सिखाते हैं। अभी तो आपने क्या किया है, कॉपी किया है, बाद में आप खुद बनाएंगे अपने हिसाब से। तो क्या होगा देखिए, यूजेस ऑफ लेट, अब देखना पड़ेगा लेट में होता क्या क्या है। तो बताओ लेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ लेट। शाब्दिक अर्थ पूछ रहा हूँ, बिल्कुल जैसे गौ का जाना होता है, कम का आना होता है, वैसे लेट का मतलब क्या होता है, क्या तो होता है क्या, हाँ कुछ तो होता ही है। अच्छा, कभी ध्यान नहीं दिया इस पे, क्यों, जरूरत नहीं पड़ी ये भी सही है, अब जरूरत पड़ी ध्यान देना पड़ेगा। और ये लेट भाई साहब एक्टिव वॉइस में और नरेशन में और ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं लोचा कर सकता है, इसलिए इसकी जानकारी अभी से होना बनता है। तो इस लेट का पहला मीनिंग होता है किराए पर देना। अरे भाई साहब घर के बाहर लिखा मिलता है टू लेट, वो कहीं से कहता, हाँ अब पता चला कि उसका मतलब क्या होता है। तो लेट का मतलब होता है किराए पर देना, और चूंकि ना का मीनिंग देना तो फिर टू लगाना पड़ेगा उसके पहले, तो क्या बना
टू लेट का मतलब क्या, किराए पर देना, आके बातचीत कर लो, पसंद आया तो आपको दे देंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो पहला मीनिंग क्या निकला, क्या किराए पर क्या हो गया भाई, देना हो गया। अब इसकी फॉर्म कैसी होती है, तीनों ही फॉर्म सेम होती है, जैसे होती है ना, किसकी, अरे कट की, कट की तीनों फॉर्म सेम, तीनों स्पेलिंग सेम, तीनों उच्चारण सेम। लेकिन आप कल से बोल रहे हैं रीड, स्पेलिंग तो सेम है बट उच्चारण क्या है, अलग है। रीड, रेड, रेड, ये बहुत खतरनाक हिसाब किताब अपना है अंग्रेजों ने अपने साथ है, अभी पंगा लेंगे मुझे थोड़ी देर बाद, अभी ठीक, अभी नहीं। क्या लिखा है, किराए पर देना हो गया, और फॉर्म कैसी होती, तीनों ही सेम होती। तो जब भी कभी लेट की फॉर्म पूछते हैं कैसी होगी आपकी, तीनों की तीनों एक ही जैसे होते हैं, उच्चारण भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक बात है। अच्छा, दूसरा मीनिंग क्या होगा इसका, अच्छा कभी मैथ्स पढ़ते हैं आप लोग, कभी रीजनिंग पढ़ते हैं, वहाँ पे किसी की वैल्यू आपको मानना पड़ता है कि नहीं भाई, है, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 की वैल्यू क्या है 7, और 7 की वैल्यू क्या है ए, तो क्या करते हैं वहाँ पे आप मानते हैं कि नहीं वैल्यू। तो मानो का मीनिंग क्या होता है, लेट, तो क्या होता है, दैट इज मानो। अब मानो किसकी वैल्यू, कभी आप वैल्यू मांगते हैं किसकी, एक्स की, कभी किसकी मानते हैं आप, वाई की, मानते हैं कि नहीं। तो मानो का अर्थ में क्या होता है, अरे लेट होता है, तो क्या होगा, दैट इज मानो। और किस में होता है ये, मैथ्स में या किस में होता है, रीजनिंग में होता है आपका, ठीक बात है, जहाँ लॉजिक पढ़ते हैं आप लोग, ठीक। अच्छा, इसी का मतलब क्या होता है लेट का, ये रहा आपके पास, क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई, परमिशन मांगने का में आता है, क्या काम में आता है ये, परमिशन के लिए आता है कि नहीं, ये किसके लिए काम में आता है आपका, सुझाव के लिए काम में आता है, सजेशन के लिए, ठीक है। और क्या होता है इसमें, अच्छा किसी भी काम को होने देना, किससे होगा, लेट से तो होगा भाई। तो किसी भी काम को होने देना है, जैसे हो रहा है उसे होने दो, वहां क्या होगा आपका, वाक्य कैसे बनेगा, लेट से बनेगा। तो क्या मतलब होगा, किसी भी काम को होने देना, तो क्या मीनिंग देगा ये, होने देना। अच्छा उसके बाद क्या होता है इसका मतलब, किसी भी चीज की अवस्था नहीं बदलना, मतलब जिस अवस्था में है उसी में रहने दो, तो वहां क्या होगा आपका वाक्य लेट से ही बन के आएगा। तो क्या होगा, तो नो चेंज ऑफ स्टेट, मतलब अवस्था चेंज नहीं करना, वहां भी क्या चाहिए आपको, लेट। तो क्या हुआ, तो क्या देखिए, जो अवस्था आपको चेंज नहीं करना, वहां क्या होगा आपका लेट से होगा, ठीक बात है। तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने दो, ठीक बात है। अच्छा इसी का मतलब क्या होता है, अच्छा इंग्लिश तो पढ़ी आपने ना पहले, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, कब पढ़ी थी, हाँ कहते पढ़ते आ रहे हैं। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा है ना। अच्छा वहां पे एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है आपको, उसका पैसिव कैसे बनाते हैं आप, नहीं नहीं इंपेरेटिव सेंटेंस तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस भाई साहब लेट से ही तो बनता है, जो वाक्य इंपेरेटिव उसका पैसिव कैसे बनाएंगे आप, लेट से बनाएंगे। इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए भी क्या चाहिए आपको, लेट की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होगा, इंपेरेटिव का पैसिव बनाने के लिए, इसे कॉपी कर लीजिए आप तुरंत, और इन सबको मैं आपको यूज करके बताऊंगा अभी, ठीक बात है, वन बाय वन स्टेप में। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस आपका 3 तरह से बन के आता है। अब 3 तरह कौन कौन से होंगे, यहाँ तो बनेगा ये पॉजिटिव, कौन से, फर्स्ट तरफ से, यहाँ बनेगा नेगेटिव, कैसे बनेगा, डू नॉट, फर्स्ट तरफ से, यहाँ फिर बनेगा सेंटेंस आपका लेट से। अब लेट से बनेगा तो वहाँ क्या क्या बातें हो सकती हैं उसका डिस्कस होगा सारा का सारा, ठीक बात है। तो लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसे एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, तो लिखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है तो, लिखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है तो ये हमेशा फर्स्ट वर्ब से शुरू होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस
जब पॉजिटिव होता है तो ये हमेशा फर्स्ट वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, और इम्प्लिसिट कॉमन बात क्या हो गई, यू हमेशा क्या रहेगा, इसमें छुपा रहेगा, हाइड रहेगा, हिडन रहेगा, इम्प्लाइड रहेगा, उसको एक्सप्लिसिट नहीं कर सकते, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। तो इम्पेरेटिव वाक्य कैसा होगा आपका, पॉजिटिव, तो शुरू कैसे होगा, ये फर्स्ट वर्ब से होगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो देखिए। तो वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, कैसे होगा भाई, फर्स्ट वर्ब से, और कोई वर्ब यूज हो सकती ही नहीं। और फर्स्ट वर्ब क्या होती है पता है, प्रेजेंट होती है। इसका इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी बनेगा कैसे बनेगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, इसका और कोई टेंस होता ही नहीं है। अच्छा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एक नहीं चाहिए, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ऑब्जेक्ट होना इज नॉट नेसेसरी, इसका मतलब अकेली फाइनाइट वर्ब से आपका सेंटेंस बन सकता है। तो कल लिखे थे गौ, क्या लिखा था, कम लिखा था ना। अब इसके बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बना आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आगे जो लिखा डैश डैश करके, इसका मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। सब्जेक्ट छुपा दिया, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं, और लिखा भी अपने कि सेंटेंस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब मैं एक वाक्य लिखा था हिंदी में, आप उसे क्या करेंगे, और इनटू इंग्लिश करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक बात है। तो लिखो जरा सेंटेंस हिंदी में, लिखिए गरीबों की सहायता करो। ठीक है, इस सेंटेंस को पूरा समझाया तो आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ में, फिर आप बात करना, ठीक बात है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए एक बार। ठीक है, अब हिंदी में यदि आपसे कहें कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप पता कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। हिंदी में कैसे होता है और इंग्लिश में कैसे होता है, तो इंग्लिश में कैसे होता है और हिंदी में कैसे होता है, इन दोनों का मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट दोनों का एक जगह होता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और वर्ब और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एक दूसरे के उल्टी। अब आप किसका उल्टा मानते हैं, हिंदी का उल्टा मानो चाहे इंग्लिश का उल्टा मानो, आपकी मर्जी है, ठीक बात है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से उल्टे क्रम में होते हैं, ठीक बात है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, अब मुझे बताओ, इसमें कोई काम करने वाला आपको दिख रहा है क्या, तो ये सेंटेंस कौन सुन रहा है, गरीबों की सहायता करो, इसका जो सुनेगा वो सहायता कर लेगा, सुनता कौन है भाई साहब, यू, ठीक बात है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें क्रिया कहाँ मिलती है आपको, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस मिलती है, ठीक बात है। तो ये सहायता करो क्या होगी आपकी, अरे वर्ब है कि नहीं भाई, ठीक है। और ये क्या है, तो हिंदी के वाक्य में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के बाद कि वर्ब के पहले, अरे भाई साहब वर्ब के क्या होता है पहले, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब छुपा क्या है इसके अंदर, तो देखिए यू को ना तो हिंदी में लिखना है ना इंग्लिश में लिखना है, तो यू तो हो गया कैंसिल। अब वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, इससे होगा, तो क्या करना पड़ेगा, और सहायता करो की अंग्रेजी क्या बनेगी, हेल्प, बस और कुछ है ही नहीं आपका, तो क्या होगा, दैट इज हेल्प। अब सवाल पैदा होता है गरीबों की अंग्रेजी क्या है, अच्छा गरीब की अंग्रेजी क्या होती है, पुअर, और गरीबों की अंग्रेजी, अच्छा पुअर जो वर्ड है आपका नाउन है कि एडजेक्टिव है, पुअर नाउन है कि एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है भाई, कहता देखो भाई साहब आदमी है, कहता आदमी कैसा है, अब होशियार है, ऐसा है वैसा है, धनवान है गरीब है, तो क्या एडजेक्टिव हो गया। अब जो हिंदी का एडजेक्टिव है ना उसको आप बना सकते हैं प्लूरल, दिक्कत नहीं है, जैसे गरीब का क्या बना दिया आपने है, गरीब हो, ठीक बात है। और अंग्रेजी का जो एडजेक्टिव है आप उसे एस एस लगाकर प्लूरल बना सकते ही नहीं। अच्छा जैसे अंग्रेजी का एक हिंदी का एडजेक्टिव है काला, तो क्या होगा, काले, अंग्रेजी हिंदी का एडजेक्टिव है पीला,
तो क्या होगा, पीले। अब इसको अंग्रेजी बोलेंगे तो ब्लैक का क्या करेंगे, ब्लैक्स हैं। अच्छा फिर येलो क्या करेंगे, येलोज है, लगता तो नहीं। तो इंग्लिश का एडजेक्टिव कैन नॉट बी मेड प्लूरल यूजिंग एस एंड एस। तो अंग्रेजी का एडजेक्टिव एस एस लगकर प्लूरल बनता ही नहीं है, लेकिन बनाना पड़ा तो, क्योंकि भाषा में तालमेल तो आपको करना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश में। तो अंग्रेजी का एडजेक्टिव जो बनेगा प्लूरल वो एस से नहीं बनता है, वो बनता है आर्टिकल दा से। कैसे बनेगा, तो इसे बनाना पड़ेगा पुअर्स नहीं, ये बनेगा दा पुअर। आर तो बोलना ही नहीं है जी एंड में, तो क्या होगा, क्या बनेगा ये, इट्स पुअर। तो क्या बनेगा, हेल्प द पुअर। अच्छा धनवान से बना दिया धनवानों, या अमीर से बना दिया अमीरों, तो बताओ अमीरों की अंग्रेजी क्या हो गई, रिच नहीं, द रिच। अमीर है तो रिच और अमीरों है तो, अच्छा बहादुर है तो ब्रेव और बहादुरों है तो द ब्रेव। फिर कहाँ दिक्कत है आपका। तो जो एडजेक्टिव का हिसाब किताब है इंग्लिश में, वो प्लूरल कैसे बनता है, एस एस से नहीं, वो कैसे बनेगा, आर्टिकल दा से बनेगा। तो असल में तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टिकल दा ने क्या किया इसको, अरे नाउन बना दिया है इसको। तो जहाँ भी आर्टिकल होगा ना, और आर्टिकल ए एन और दा में इतनी ताकत है कि आप कहीं भी लगा दो उसे नाउन बना के छोड़ेगा। ये इतना गजब का कलर है इसमें, किसमें, ए एन और दा में इतना दम है इसके अंदर कि कहीं लगा दिया ना, यहाँ तो गलत हो जाएगा, यहाँ फिर क्या करेगा, उसको नाउन ही बना देगा वो। ठीक बात है। तो क्या बना ये, फिर नाउन कैसा बना, सिंगुलर की प्लूरल, फिर नाउन बना आपका प्लूरल, सिंगुलर बन नहीं सकता। तो क्या हुआ, तो हेल्प द पुअर। हिंदी क्या बना, गरीबों की सहायता करो। तो सेंटेंस क्या था अपना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब अकेले एक वर्ब से आपका सेंटेंस बन सकता है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट यू क्या करते हैं आप, इम्प्लाइड रखते हैं, हिडन रखते हैं उसे, ठीक बात है। तो एक वाक्य समझ में आ गया, गरीबों की सहायता करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेल्प द पुअर। तरीका तो बता दिया मैंने, अब सेंटेंस कैसे बनेगा अभी पता चलेंगे आपको। जो छोड़ता हूँ अगले स्टेप में आपको अपना मिल जाएगा, ठीक है ना, बीच में गैप नहीं रहता है अगले स्टेप में सर। और आपको पूछना कुछ भी नहीं है, जहाँ जहाँ आपके दिमाग में सवाल आएगा ना, उस सवाल का जवाब अगले स्टेप में अपना मिल जाएगा। मुझे पता है कहाँ कहाँ कब कब कौन कौन से दर्द उठ सकते हैं, और सारे दर्द की मर्ज है मेरे पास पहले से है, क्योंकि हम लोग ट्यूटर हैं, नॉट मेंटर एंड नॉट टीचर, ठीक। तो बताओ दा पुअर का मतलब क्या हुआ, अरे बाबा गरीब लोग बाग सारे आ गए इसके अंदर, प्लूरल हो गया आपका। द रिच का मीनिंग क्या हुआ, धनवान लोग बाग हो गया इसका मतलब। तो रिच पीपल की वजह क्या लिखा जाना चाहिए, द रिच, और पुअर पीपल की वजह क्या लिखना चाहिए आपको, द पुअर। तो ये लिखने का सिस्टम है ना कि ये, मीनिंग दोनों का सेम है, बट लिखा कौन सा जाता है, ये लिखा जाएंगे। और द से क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव नाउन बना, और क्या बना, ये प्लूरल नाउन बना ना कि सिंगुलर, ठीक है। अब लिखे दूसरा पॉइंट। तो ये तो क्या था आपका, पॉजिटिव इंपेरेटिव था। शुरू कैसे होगा आपका, फर्स्ट वर्ब से होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, फर्स्ट वर्ब फाइनाइट भी होती है और नॉन फाइनाइट भी होती है। इसका मतलब क्रिया का पहला फॉर्म कहाँ था, वाक्य के शुरू में, तो कैसी होगी ये, अरे फाइनाइट वर्ब होगी, प्रेजेंट टेंस बताएगी आपकी, ठीक बात है। और क्रिया का पहला फॉर्म आता है सब्जेक्ट के बाद, तो वो भी कैसी होगी आपकी, फाइनाइट वर्ब ही होगी, मतलब उसका भी क्या होगा आपका, प्रेजेंट टेंस ही होगा। तो कल बताया था ना, क्रिया का पहला फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट क्या बन के आता है, फाइनाइट वर्ब, ठीक बात है। और इसके अलावा कहीं भी क्रिया का पहला फॉर्म आपको दिख जाता है सेंटेंस में, तो कैसा होगा आपका, नॉन फाइनाइट, जिसे क्या बोलेंगे आप, बे और इन्फिनिटिव बोलेंगे, जिसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक बात है। तो अब लिखो दूसरा नोट करके। तो लिखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो, लिखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो
तो ये हमेशा डू नॉट फर्स्ट वर्ब से शुरू होता है। तो ये हमेशा डू नॉट फर्स्ट वर्ब से शुरू होता है। तो देखिए डू नॉट लिखे चाहे क्या लिखे आप, डोंट, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ये कैसा रूप है, विस्तृत एक्सपांडेड है, और ये कैसा है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कैसा है, संकुचित रूप है। और पहले ये चीज थी ना, ये वाली लिखने में काम में नहीं आती, सिर्फ स्पोकन में काम में आती, लेकिन आजकल क्या हुआ, दोनों फॉर्मेट में चलता है, स्पोकन में भी और रिटर्न में भी, कोई इश्यूज नहीं है। तो डू नॉट लिखो चाहे डोंट। डू नॉट लिखते तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप आदमी है ना, और डोंट बोलते ऐसा लगता है कि स्टाइलिश है। तो जब आपको लगता है कि स्टाइल मारना है तो क्या होगा भाई, डोंट, और जब लगता है कि स्टाइल लेस है तो डू नॉट, ठीक है। और जितना मुंह बना बना के बोलो इतने क्या मॉडर्न कहलाएंगे, ठीक है ना भाई, है मुंह बना के, है कंधों के जेस्चर दे दे के ना, तो थोड़ा अलग बनता है। तो वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, और इसके बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो क्या लिखा देखिए, डू नॉट फर्स्ट वर्ब, ये बनाएगा आपका इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा देखिए, क्रिया में दो शब्द हैं यहाँ पे अपना, कौन कौन से, एक तो डू और दूसरा कौन सा है, अरे फर्स्ट वर्ब है ना भाई। और जब किसी क्रिया में एक से ज्यादा शब्द होते हैं तो क्रिया का पहला शब्द फाइनाइट, और बाकी सारे कैसे होते हैं, नॉन फाइनाइट। तो डू तो कैसा वर्ब है आपकी, फाइनाइट है, और आगे लेकर फर्स्ट कैसी है, ये है नॉन फाइनाइट, कैसी है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगी आपकी। तो जिसे बोलते हैं ना फर्स्ट वर्ब, असल में क्या है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो टेंस किससे पता चलेगा, फर्स्ट वर्ब से या डू से, हाँ टेंस आपका डू से पता चलेगा, ना कि फर्स्ट वर्ब से, ठीक बात है। और ये वाक्य डू से शुरू क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है, और यू के साथ कभी डज यूज होता ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे डजंट कभी नहीं आ सकता, क्या आएगा यहाँ पे, डोंट ही आएगा, इंपेरेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब लिखो सेंटेंस हिंदी का। तो पहले क्या वाक्य लिखा था, गरीबों की सहायता करो, अब लिखते हैं गरीबों की सहायता मत करो। ये सिर्फ सेंटेंस है मुझे, इसको प्रैक्टिकली नहीं लेना है, वाक्य तो बनाएंगे ना। गरीबों की सहायता मत करो। अच्छा अब वर्ब का है सेंटेंस में, सहायता मत करो, ये क्या है, अरे वर्ब है, तो वाक्य शुरू किससे करना पड़ेगा, डू नॉट हेल्प या डोंट हेल्प किने, अरे द पुअर, तो क्या बनेगा, तो गरीबों की सहायता मत करो, क्या बनेगा, डोंट हेल्प द पुअर। फिर लिखिए तीसरा पॉइंट। तो लिखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब परमिशन होती है तो, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब परमिशन होती है तो सेंटेंस हमेशा लेट से शुरू होता है। तो सेंटेंस हमेशा लेट से शुरू होता है, और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। और ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा, और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होती है। और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होती है जो बेयर इन्फिनेटिव होती है।
और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होती है जो बेयर इन्फिनेटिव होती है, जो बेयर इन्फिनेटिव होती हैं। देख लीजिए यहाँ पे स्पेलिंग, जो क्या होती है आपकी बेयर इन्फिनेटिव होती है। ठीक बात है। इसका 3 एलिमेंट्स यहाँ जरूरी हैं। कौन कौन से? तो वाक्य शुरू कैसे होगा आपका? तो पॉइंट क्या लिखा था देखिए, इन जगह में लिखा मैंने हमेशा हमेशा हमेशा। क्या लिखा है? इंपेरेटिव सेंटेंस में जब परमिशन होती है तो सेंटेंस शुरू कैसे होता है? हमेशा लेट से होता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए मतलब चाहिए, और ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब चाहिए मतलब चाहिए, और नहीं है तो फिर परमिशन का सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो जहाँ लिख रहे हैं ना हमेशा, इसका मतलब क्या हुआ? मस्ट है, जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है। ठीक बात है। लेट के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और आपको पता है ऑब्जेक्ट के बाद फिर फाइनाइट वर्ब तो आ ही नहीं सकती। कैसी आएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो क्या होगी? फर्स्ट वर्ब होगी कि नहीं अभी? और फर्स्ट वर्ब क्या कहलाएगी यहाँ पे? बेयर इन्फिनेटिव। और इसके बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बनेगा सेंटेंस। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब, और फर्स्ट वर्ब क्या कहलाएगी यहाँ पे? ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना? जो बीच बीच में शब्द आ रहे हैं इन पे ध्यान देना आप। ठीक है ना? और इनको अभी से याद करना शुरू कर देना तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक वाक्य क्या बना आपका? पॉजिटिव फर्स्ट वर्ब से। एक वाक्य कैसे बना आपका? डू नॉट फर्स्ट। एक वाक्य कैसे बना? लेट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट। यहाँ 3 एलिमेंट का होना क्या है? जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ब जरूरी था, बाकी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें डू नॉट फर्स्ट जरूरी था, बाकी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे लेट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट, इन तीनों का होना क्या है? मस्ट है। उसके बगैर सेंटेंस बनेगा ही नहीं। कौन सा वाला? परमिशन वाला। ठीक है। तो लिखो हिंदी का सेंटेंस। हाँ, फाइनाइट तब होती है सब्जेक्ट के साथ आएगी आपकी, यहाँ वाक्य के शुरू में आएगी। हाँ, ना तो इसके साथ है, ये ना तो सब्जेक्ट के साथ है और नहीं वाक्य के शुरू में, तो फिर कैसी हो गई? ये नॉन फाइनाइट हो गई ना आपकी, बेयर इन्फिनेटिव हो गई आपकी। ठीक है ना? तो लिखो हिंदी का सेंटेंस। लिखिए, मुझे गरीबों की सहायता करने दो। मुझे गरीबों की सहायता करने दो। अब इस वाक्य का मतलब क्या निकल के आ रहा है हिंदी में? इसका मतलब किसी से परमिशन मांग रहे हैं क्या करने के लिए? ऐसा लग रहा है कोई सहायता करने से रोक रहा है, और अब क्या कर रहा है? परमिशन कहता है मुझे गरीबों की सहायता करने दो। अब वाक्य कैसे बनेगा? तो लेट मी हेल्प द पुअर। क्या होगा देखिए? लेट मी हेल्प द पुअर। तो 3 एलिमेंट कौन से होगा आपका? लेट हो गया, फिर मी क्या ऑब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हेल्प क्या है? क्रिया का पहला फॉर्म। इन तीनों का होना तो जरूरी है, उसके आगे कुछ आ सकता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। क्या चीज? फाइनाइट और लास्ट में आ ही नहीं सकती। लास्ट में भी वो फाइनाइट है। वो फाइनाइट है ही नहीं आपकी। फाइनाइट, हाँ कौन सी वाली? ये ना, किसके बाद है ये तो ऑब्जेक्ट के बाद है, और ऑब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब हो ही नहीं सकती। कौन सी होगी आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब। आप इसको नाम मत दो अभी फिलहाल। ऑब्जेक्ट के बाद टेंस वाली क्रिया कभी नहीं आती, और आपको दिखती है तो टेंस वाली होती ही नहीं है। और दिक्कत किस में आती है? सिर्फ फर्स्ट वर्ब में दिक्कत आती है, क्योंकि आंखों से दिखती है एक जैसी, काम करते हैं अलग अलग। जब वाक्य के शुरू में आके बैठ गई तो टेंस बताएगी प्रेजेंट, सब्जेक्ट के बाद आके बैठ गई तो बताएगी प्रेजेंट टेंस, और जगह कहीं आ गई तो कहता है मेरा टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या बन गई ये? नॉन फाइनाइट। और क्या बोलते हैं इसे? बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है। अब अगला वाक्य क्या बनेगा देखिए, तो लिखिए चौथा पॉइंट। तो लिखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में जब सजेशन होता है तो, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब सजेशन होता है तो
तो भी सेंटेंस हमेशा लेट से शुरू होता है। तो भी सेंटेंस हमेशा लेट से शुरू होता है। तो भी सेंटेंस हमेशा लेट से शुरू होता है। और लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा अस यूज होता है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा अस यूज होता है। यूएस अस यूज होता है। क्या होता है? अस यूज होता है और अस के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होती है। और अस के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होती है। और उसके आगे कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसके पहले क्या लिखा था अपन ने? परमिशन में वाक्य शुरू कैसे होता है? लेट से। लेट के बाद क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगी? आपकी फर्स्ट वर्ब होगी। और ये सुजा बन जाता है तो फिर ऑब्जेक्ट क्या बन के आता है? सिर्फ अस। बाकी सारी चीजें कैसी है? अरे सारी चीजें सेम है आपकी। वाक्य शुरू कैसे हो रहा है? लेट से। ऑब्जेक्टिव में क्या रहा आपका? सिर्फ अस। और अस के बाद क्या रहा आपका? फर्स्ट वर्ब आ रही कि नहीं? और फर्स्ट वर्ब क्या आपका? बेयर इन्फिनिटिव है। क्या दिक्कत है? तो वाक्य शुरू कैसे होगा आपका? लेट से। लेट के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट कौन? सिर्फ अस। और अस का मतलब सिर्फ अस। और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों शामिल होते हैं। कौन? स्पीकर और लिसनर। इसलिए क्या बनेगा? ये अस बन के आएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा आपका? फर्स्ट वर्ब। और फर्स्ट वर्ब क्या है आपकी? बेयर इन्फिनिटिव। भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट से वाक्य शुरू होगा तो 3 एलिमेंट का होना जरूरी है। क्या क्या? लेट, ऑब्जेक्ट और फर्स्ट। अब ऑब्जेक्ट सुझाव में क्या आता है आपका? अस। परमिशन में अस के अलावा आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब लिखो हिंदी का सेंटेंस। देखिए एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से आपको बता रहे, जिससे कि बात आपके समझ में आ जाए। तो वाक्य लिखिए, आओ गरीबों की सहायता करें। क्या? आओ गरीबों की सहायता करें। क्या लिखा? आओ गरीबों की सहायता करें। अब बताओ गरीबों की सहायता कौन करेगा यहाँ पे? यहाँ दोनों मिलकर काम करेंगे। और गरीबों की सहायता क्या होगी? भी हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वाक्य शुरू कैसे होगा? लेट अस हेल्प द पुअर। क्या होगा? देखिए, लेट अस हेल्प द पुअर। तो जैसे लिखा था ना अभी, डू नॉट कैसे लिखा जा सकता है? डोंट से। ये कैसे लिखा जा सकता है? लेट अस। इसे लिखा जा सकता है लेट्स। अच्छा, देखा होगा आपने कौन बनेगा करोड़पति? वो अमिताभ बच्चन एक वाक्य बोलते हैं, कभी देखा होगा भाई? या टाइम नहीं मिला? करोड़पति को और बनता है, टाइम हम किल करते हैं। हिंदुस्तान बहुत मजे की बात है भाई। हिंदुस्तान में इतना समय किल होता है करोड़ों घंटों की तादाद में, उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अभी देखिए एक वो क्या कहते हैं इसको, एक नेटफ्लिक्स है, आपको देखा होगा अभी। क्या है? ठीक है। वहाँ दुनिया भर के क्या बन रहे हैं? सीरियल। और इस तरह सीरियल बना रहे हैं जिसमें घर की महिला उस इतनी जुड़ गई है कि नहीं देखती ना सीरियल, तो भाई साहब ये समझो कि उस घर में तबाही आ जाएगी। अब वो क्या कर रहे हैं? वो सारा क्या कर रहे हैं? समय किल कर रहे हैं। और इतना समय किल कर रहे हैं कि उसका कोई लेखा जोखा हमारे पास है नहीं। अच्छा, एक OTT प्लेटफॉर्म आया अभी, क्या ये होगा कोई अपना क्या लिया? तो पहले क्या था? थिएटर होते थे, वहाँ पूरी मूवी एक साथ चलती थी। अब क्या किया इन्होंने? मूवी के टुकड़े कर दिए, उसके बना दिए, एपिसोड बना दिए। तो 3 घंटे की मूवी को दिखाते 6 घंटे में। कितने घंटे में? 6 घंटे में। पहले 3 घंटे जाते थे भाई साहब, कितने जा रहे हैं? 6 घंटे जा रहे हैं, बताओ।
आओ खूब मस्ती चल रही है हिंदुस्तान में। तो लेटस लिखा जा सकता है कैसे, लेट्स, और क्या बोलते हैं अमिताभ बच्चन वहां पे, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो लेट अस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेट्स, क्योंकि बड़ा आदमी है, स्टाइलिश है, तो हम भी कभी तो स्टाइल मारेंगे ना भाई। तो अभी तो क्या बोलते हैं हम लोग, लेट अस, बाद में क्या बोलेंगे इसको, लेट्स बोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, बोल देंगे। तो क्या लिखा, लेट अस हेल्प द पुअर, आओ गरीबों की सहायता करें, इसका मिलकर सहायता करें, उनकी सहायता हो जाएगी, ठीक। अच्छा जब ये बोलना होता है, जैसे बच्चे बैठे हो रहे हैं घर में और फिर अचानक मन में आता है, कहते हैं ऐसा करते हैं, आओ खेलें, तो क्या बोलना पड़ेगा, अरे लेट्स प्ले, आओ खेलें, ठीक है, आओ मस्ती करें। तो क्या हुआ, लेट्स, लेट्स नहीं मस्ती करें, अरे मेक फन का मतलब होता है मस्ती करना होता है, क्या करना, हाँ, तो लेट्स मेक फन, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो आओ मस्ती करें, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे मस्ती करेंगे, सुझाव में इंपेरेटिव सेंटेंस बनाकर, कैसे, लेट अस, और क्या होगा आपका फर्स्ट वर्ब बन के आएगा वहां पे, ठीक है। अच्छा अब लिखिए 5वां पॉइंट। तो लिखिए, किसी भी चीज की अवस्था नहीं बदलने के अर्थ में भी, किसी भी चीज की अवस्था नहीं बदलने के अर्थ में भी, किसी भी चीज की अवस्था नहीं बदलने के अर्थ में भी, किसी भी चीज की अवस्था नहीं बदलने के अर्थ में भी सेंटेंस हमेशा लेट से शुरू होता है, और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है, और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। और ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब के रूप में, और ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब के रूप में, हमेशा बी यूज होता है। क्या होता है, हमेशा बी यूज होता है, और बी के बाद हमेशा, और बी के बाद हमेशा, हमेशा एडजेक्टिव यूज होता है, और बी के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज होता है, नॉट एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव। तो 4 आइटम लिखे और चारों में क्या लिखा है, हमेशा, और हमेशा का मतलब इन एलिमेंट्स का होना क्या होगा, मस्ट है, जरूरी, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, उसके बगैर काम होगा ही नहीं। तो सेंटेंस बिगिंस विद लेट, लेट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या जी, फर्स्ट वर्ब चाहिए ना, और यहाँ पे फर्स्ट वर्ब के रूप में क्या होगा, बी इटसेल्फ, बी होगा अपने पास, दिस वन, ठीक है। और बी के बाद क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक बात है। और एडजेक्टिव के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स का होना क्या है, जरूरी, कौन कौन से, लेट, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, बी एज ए फर्स्ट वर्ब, और फिर क्या होगा आपका एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव में अकेले वर्ब ऑब्लिगेटरी है, नेगेटिव में डू नॉट फर्स्ट ऑब्लिगेटरी है, उसके बाद परमिशन में 3 वर्ड ऑब्लिगेटरी है, लेट, ऑब्जेक्ट और फर्स्ट वर्ब। सुझाव की बात करेंगे तो 3 वर्ड ऑब्लिगेटरी है, लेट, ऑब्जेक्ट, अस, फिर क्या होगा आपका फर्स्ट वर्ब, और उसके बाद क्या हुआ, यदि बात करते हैं नो चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था नहीं बदलने की बात करते हैं, तो वहाँ पे 4 आइटम ऑब्लिगेटरी है, कौन कौन से, लेट, ऑब्जेक्ट, बी एंड एडजेक्टिव, ठीक बात है। लिखो हिंदी का सेंटेंस। अब देखिए बात कर रहे हैं अवस्था चेंज नहीं करना है, इसका मतलब जिस अवस्था में है उसी में रहने दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन्स गरीबों को गरीब रहने दो, गरीबों को गरीब रहने दो, इसका मतलब जिस अवस्था में है उसमें रहने दो, इनको अमीर बनाने की जरूरत नहीं, सरकारी वाक्य। सर अब तक ये लगता है अगले 3-4 में इनको अमीर बनाते बनाते सरकार थक जाती है लेकिन ये बनते ही नहीं है, गरीब अमीर नहीं बनता, जानते क्यों,
इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में गरीब बनने की परंपरा है। हिंदुस्तान में कभी आदमी ये नहीं कहता कि मैं सक्षम हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए। अरबपति करोड़पति भी भाई साहब गैस की सब्सिडी लेता है, तो 10 20 50 रुपये मिलती है, उसको मजा आता है कि देख सरकारी पैसा है मेरे अकाउंट में। आप समझ रहे हैं? इस चीज को छोड़ दो, ट्राई टू बी अमीर। अब हाथ नीचे मत रखिए, कभी तो अरे ऊपर लाओ भाई साहब, लाना पड़ेगा ना भाई, तभी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, बस हमेशा क्या, गेहूं दो, चावल दो, पानी दो, फ्री दो, ऐसा दो वैसा दो। अरे फ्री कहाँ से आ जाएगा और कब तक आएगा? नहीं आ सकता ना, संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या डिमांड करते हैं? फ्री की। अब फ्री की डिमांड करते क्यों? क्योंकि ये राजनेताओं ने आदत डाल दी है। अब बिजली फ्री दो भाई साहब, अभी कोयला खत्म हो जाता ना किसी वजह से, तो फिर आ जाती बिजली फ्री घर पे, फिर वही आता, केरोसिन भी नहीं मिलता फिर बाजार में है, फिर लैंटर्न में दिखता और नहीं। पहले भाई साहब उस होता था ना, चिमनी जलती थी, उससे पढ़ते थे हम लोग और दिखता था, अक्षर दिखते थे, लिखते भी थे, ठीक है। उसके बाद लैंटर्न, उसके बाद पीले कलर का आता था बल्ब, पीली रोशनी होती थी, उसमें भी दिखता था। और आज भाई साहब एक ट्यूबलाइट में नहीं दिखता हमको। कितने चाहिए घर में? कम से कम एक कमरे में 2 चाहिए, तब जाके अक्षर दिखते हैं। तो ये आंखों की रोशनी तो क्या हुआ चली गई भाई। तो कोई बात नहीं, ठंडे पानी से धो लिया करो। तो देखें इसे जरा, तो अवस्था चेंज नहीं करना है तो सेंटेंस शुरू कैसे होगा? लेट से, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, और फिर क्या होगा? एडजेक्टिव। और वाक्य का लिखा है गरीबों को गरीब रहने दो, तो कैसे बनेंगे? लेट द गरीब बी गरीब लेट द गरीब बी गरीब, तो क्या होगा? तो देखिए, लेट द पुअर बी पुअर। तो लेट आपका है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द पुअर। उसके बाद फर्स्ट ऑफ कौन सी मिली आपको? बी, और बी के बाद जो लिखा है पुअर वो क्या है? अरे बाबा एडजेक्टिव है। अच्छा, अवस्था नहीं बदलने से मतलब क्या हुआ जरा देखिए। एक आदमी बहुत कैसा है? मोटा है, मोटा है, खा पी के पपलू बन गया है, एनर्जी नहीं है, सिर्फ मोटा दिखाई दे रहा है वो, ठीक बात है। अब उसे कहता है दादा कुछ पतला हो जाए यार, किस दिन मर जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, है। खूब कह दिया, नहीं माना, आखिर में क्या हुआ? कहते इसे मोटा रहने दो, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो लेट हिम बी मोटा। अरे होगा कि नहीं भी? तो लेट हिम बी फैट। एक आदमी बिल्कुल दुबला पतला भाई साहब, जीर्ण शीर्ण, और कभी तेज हवा आ गई ना तो उसे कहते हैं भाई कुछ खाया पिया कर, किस दिन उड़ जाएगा भाई। अब लोग मानता नहीं, कहते मैं बस ठीक हूँ, आई एम फिट एंड फाइन, ठीक है। अब आखिर में क्या हुआ? कहते इसे साले को पतला रहने दो, तो लेट हिम बी, अरे पतला, कहाँ दिक्कत है? तो पतला का मतलब क्या हुआ? थिन, या सिलेंडर, दुबला पतला होता है, ठीक बात है। तो वहाँ अवस्था चेंज करने का सिस्टम नहीं। ईमानदार आदमी है, ईमानदार, और ईमानदार आदमी हमेशा इंसल्ट झेलता है और बहुत पैसे वाला मुश्किल से बनता है, ठीक है। तो बेईमान आदमी क्या करता है? कहता है कुछ कर लिया कर यार, क्या दिक्कत है भाई, तू नहीं करे तो कोई और करेगा, तू ही कर लिया कर, फिर क्या दिक्कत है। समझाने के तरीके खूब होते हैं बेईमानों के पास, लेकिन वो मानता नहीं। आखिर में क्या हुआ? कहते हैं ऐसे ईमानदार रहने तो इसका कुछ नहीं हो सकता, तो लेट हिम बी, अरे ईमानदार है ना, कहाँ दिक्कत है। अच्छा, एक बेईमान आदमी उसको ईमानदार समझा रहा है, कहता है भाई कुछ नहीं रखा है फलाना ढिमका, कहते क्या फायदा, तो ईमानदार है ना, तेरे पास साइकिल है, मैं बेईमान हूँ, मेरे पास क्या है? मोटरसाइकिल है, 4 पहिया वाली है, आगे और भी है, और मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं पता है तेरे को? हाई फाई स्कूल में। तेरे बच्चे कहाँ जाते? सरकारी स्कूल में, तो टीचर ही नहीं है, और टीचर है तो सर्टिफाइड क्वालिफाइड है, वैसे क्वालिफाइड नहीं है अरे ये भी दिक्कत है। तो हमारे जो बीएड करके गुरुजी लगते हैं ना स्कूलों के अंदर, जो लेसन प्लानिंग करते हैं ना स्कूलों में, वो कभी भी प्रैक्टिकली होती ही नहीं है। पता नहीं क्यों बोर्ड ले लेके घुमाते हैं इनको 1.5-2 साल, और बच्चे इतने बदमाश हो गए, गुरुजी क्या फायदा, आप भी आराम करो हमको भी आराम करना, तो बोर्ड मत खोलो आप। बच्चे पहले मना कर देते हैं, ठीक है। अब वो तो लेसन प्लानिंग आप करते हैं, उसका कोई यूटिलिटी ही नहीं है प्रैक्टिकल। तो जैसा करवाते हैं बीएड के अंदर वैसा क्लासरूम में होता ही नहीं। तो क्यों नहीं ऐसा हो जाए, जो आप बाहर करते हैं वो क्लासरूम में हो जाए, फिर ऐसा किया जाए कि जैसा क्लासरूम में होता है वो बाहर उसकी ट्रेनिंग ली जाए। होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ऐसा होता ही नहीं, और नहीं होता तभी शिक्षा का भट्टा क्या है? अरे बैठा हुआ है। अच्छा, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, और बेसिक कैसी है भाई साहब? बेसिक तो ठंडन गोपाल है, और किसकी बात करते हैं?
और उनको पता है कि जब हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो खूब पैसा मिलेगा और आराम से अपने घर भरेंगे। जानते क्यों? जो बेसिक ही डेवलप नहीं होता तो उच्च कहाँ से डेवलप होगा, और उसका पैसा आया तो फिर उच्च का क्या, कुछ नहीं। और अभी आपने देखा होगा भाई साहब, 50 कॉलेज को दे दी खोलने की परमिशन, बिल्डिंग ही नहीं उनके पास, बच्चे घर बैठ के बीएड कर रहे हैं। कमाल नहीं है? कैसे? कहता ले लो 20-25 हज़ार, क्या दिक्कत है, हाजिरी तो लगानी है। तो हाजिरी लगाने के पैसे देते हैं उधर, सिर्फ हाजिरी लगाने के। बच्चा जाता ही नहीं तो क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा ना, तो फिर कैसे एप्लीकेशन होगा वो सारा का सारा? संभव नहीं है। खैर कोई नहीं। तो अवस्था नहीं बदलनी है तो क्या होगा? लेट ऑब्जेक्ट बी, और क्या बना आपका? एडजेक्टिव बना। ठीक बात है। तो अवस्था चेंज नहीं करने वाला सिस्टम इस तरह से बन के आता है। एंड द लास्ट वन इज, देखिए छठा पॉइंट, लिखे इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए भी, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए भी, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए भी सेंटेंस हमेशा लेट से शुरू होता है। सेंटेंस हमेशा लेट से शुरू होता है। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। और ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब के रूप में, और ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब के रूप में हमेशा बी यूज होता है। और ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब के रूप में हमेशा बी यूज होता है। फर्स्ट वर्ब के रूप में हमेशा बी यूज होता है, बी ई बी। और बी के बाद हमेशा, और बी के बाद हमेशा थर्ड वर्ब यूज होती है। और बी के बाद हमेशा थर्ड वर्ब यूज होती है। बी के बाद क्या होता है? हमेशा थर्ड वर्ब यूज होती है। ये चार एलिमेंट ऑब्लिगेटरी है क्या करने के लिए? इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए। तो वाक्य शुरू कैसे होगा आपका? तो देखिए, सेंटेंस बिगिंस विद लेट, लेट नीड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नीड फर्स्ट वर्ब। या तो फर्स्ट वर्ब खुद है या फर्स्ट वर्ब ग्रुप में कौन सी आएगी आपकी? बी आती बन के। ठीक बात है। तो यहाँ क्या चाहिए आपको? बी। और बी के बाद क्या चाहिए? और आपको पता है थर्ड वर्ब के बगैर पैसिव बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? बस एडजेक्टिव और थर्ड वर्ब का डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर कैसा आपका? सेम टू सेम है। तब लिखो हिंदी का सेंटेंस। वैसे क्या बनेगा वैसे वाक्य यदि आप सोचोगे यहाँ पे, क्योंकि सारे वाक्य मैंने एक ही पैटर्न में लिए हैं, गरीबों की सहायता करने वाला है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो लिखो सेंटेंस, लिखिए गरीबों की सहायता की जाए, गरीबों की सहायता की जाए। पता चलेगा, पता अभी हिंदी से वाक्य कराऊंगा मैं आपसे। अभी आपको वाक्य दूंगा, आप अपने आप इसकी अंग्रेजी बनाए, क्या बन के आएगी आपकी। ठीक बात है। अरे बाबा, अवस्था का मामला है तो एडजेक्टिव से होगा, और एक्शन का मामला है तो अरे थर्ड में एक्शन होगा, और एडजेक्टिव में एक्शन आपको हो ही नहीं सकता ना। वर्ब का मतलब कहीं ना कहीं एक्शन है, और एडजेक्टिव है तो अरे एक्शन हो ही नहीं सकता भाई। ये तो डिफरेंस इसका बहुत बड़ा। ठीक है। अच्छा देखिए सेंटेंस क्या लिखा है? गरीबों की सहायता की जाए। अब बताओ कौन करेगा सहायता? कौन करेगा भाई? नहीं, गरीबों की सहायता की जाए। अमीरों से मतलब नहीं, और अमीर तो नहीं करते भाई साहब, गरीब की सहायता तो गरीब ही करता है। वो नहीं जाना अपन को प्रैक्टिकली अप्रोच में। अभी सेंटेंस क्या कह रहा है? गरीबों की सहायता की जाए, इसका मतलब न तो आपको करनी है न मुझे करनी है, कोई भी करे सहायता हो जानी ही चाहिए। चाहे मैं करूं, आप करो, चाहे कोई भी आ जाए। इसका मतलब करने वाले की भूमिका यहाँ पे नहीं है। और जब करने वाले की भूमिका नहीं होता, सेंटेंस कैसा होता है भाई साहब? पैसिव वॉइस में होता है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाया जाए,
सरकारी वाक्य है कि नहीं? कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊँ, कोई पढ़ाए, बस बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। सेंटेंस पैसिव वो इसका कहाँ दिक्कत है? तो क्या बनेगा इसका इंग्लिश? लेट द पुअर बी, लेट द पुअर बी, हाँ क्या होगा? हाँ क्या बनेगा? लेट द पुअर बी हेल्प्ड। न ड ईडी का उच्चारण क्या होता है? ट से बन के आता है। हाँ हेल्प्ड। सर एक बार आप हिंदी के वाक्य को रहने दो। हाँ हाँ ठीक है, इंग्लिश वाक्य। हाँ हाँ ठीक है, अब आप एक के पास ये ऊपर वाला भी है, नीचे वाला भी है। हाँ हाँ पुअर है और ना ही हेल्प है। अच्छा। ठीक है लास्ट में। तो अब आप बताओ क्या है? नहीं कहाँ पे नहीं है? सर देखो ये दोनों सेम है। सेंटेंस कौन सा वाला? 5 और 6। अच्छा 5 और 6 में क्या डिफरेंस है? ये एडजेक्टिव और अच्छा। ये थर्ड वर्ब का हाँ है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एडजेक्टिव वाला आएगा कि फिर थर्ड वर्ब वाला आएगा? तो कुछ तो कहेगा ना आपको करना क्या है इसमें, कुछ तो पूछेगा ना क्वेश्चन, कि खाली छोड़ दिया? और सिर्फ खाली छोड़ दे करो अपने हिसाब से, तो हम दोनों लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, थर्ड भी लगाएंगे। एजेट लगा दे तो अवस्था नहीं बदलने वाला बात बन जाएगा, थर्ड लगा तो वैसे बन जाएगा। तो प्रश्न अदरजुल में नहीं होता है, खाली छोड़ के बोलोगे कि इसमें अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव लगाओ तो क्या लगा देंगे? हाँ वो कोष्टक में देता हाँ है कुछ कि तो ये देगा ना, adjective लगाओ। तो कुछ तो देगा ना। लिख दिया नो चेंज ऑफ स्टेट तो क्या लग जाएगा? एडजेक्टिव। और लिख दिया ब्रैकेट में पैसिव तो थर्ड फॉर्म। और ये थोड़ी कि ये करके छोड़ दिया, कहते अपने हिसाब से करो, तो हमारा हिसाब फिर दो तरह चलेगा। कौन कौन सा? एडजेक्टिव का भी और थर्ड वर्ब का भी, और दोनों के अपने अपने क्या निकलेंगे? मीनिंग निकलेंगे। ठीक बात है। तो क्या बना सेंटेंस? लेट द पुअर बी हेल्प्ड। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ये वाक्य किसने बनाए? मैंने बने। आपने क्या किया? कॉपी। कॉपी का मतलब नकल किया आपने। ठीक बात है। अब आपसे काम करवाते हैं। तो अब लिखो हिंदी के वाक्य, जिसे क्या करेंगे आप? इनटू इंग्लिश, और बाद में इंग्लिश का वाक्य दूंगा, उसके क्या करेंगे आप? हिंदी अनुवाद करेंगे। दोनों चलेंगे, वाइस वर्सा। एक बार हिंदी से इंग्लिश और एक बार, और उसके बाद वाक्य की लेंथ भी बढ़ाएंगे थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। और वाक्य की लेंथ बढ़ने से आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज द सिस्टम है भाई। हाँ वाक्य की सेहत पे फर्क पड़ेगा, बस लेंथ बढ़ जाएगी, बाकी अपने को फर्क पड़ना ही नहीं। ठीक बात है। तो लिखो हिंदी के सेंटेंस, फिर बात करेंगे। तो लिखिए खिड़की खोल दो। फिर लिखे दूसरा सेंटेंस, बीच में लाइन छोड़ देना है कि इंग्लिश बनाने के लिए। फिर लिखे खिड़की मत खोलो। खिड़की मत खोलो। फिर लिखिए मुझे खिड़की खोलने दो। मुझे खिड़की खोलने दो। फिर लिखिए अगला सेंटेंस, आओ खिड़की खोलें। अभी वाक्यों की मीनिंग पूछूंगा आपसे, मीनिंग क्या है इनकी। आओ खिड़की खोलें। फिर लिखिए अगला सेंटेंस, खिड़की खुली रहने दो। खिड़की खुली रहने दो। और लिखिए लास्ट सेंटेंस, खिड़की खोल दी जाए। इनका क्या बनाना आपको भी? इंग्लिश बनाना। ठीक बात है। अच्छा आपने कभी देखा होगा स्पोकन इंग्लिश? कई बार मन में करता होगा आप भी कहते ज्वाइन कर लेते हैं यार, और अंग्रेजी बोलना अगर जिंदगी बन जाएगी। क्यों नहीं? कैसे भड़काते हैं कई बार लोग, कहते इंग्लिश बोलना आ गया तो समझो लाइफ सेट है। तो बाहर बहुत सारे लोग मैं गिना सकता हूँ जो अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब है, सेट नहीं है। तो किसी भाषा को बोलने से लाइफ सेट नहीं होती। अरे भाषा तो बोलोगे भाई साहब, दुनिया में आए हो तो जबान दे दी ना अगले ने, तो कुछ तो बोलेंगे ना। अब चाहे हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, अंग्रेजी बोलो, और भाषा बोलने से लाइफ कैसे सेट होती है ना। इंग्लिश आना कोई ज़रूरी नहीं है। अभी आना ज़रूरी क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम देना है। ठीक बात है। अदरवाइज आप अपनी भाषा पे इतना कमांड रखो कि अगला सवाल पैदा कर सकता ही नहीं। अरे हिंदी भाषा बहुत पावरफुल भाषा है,
लेकिन इसको धीरे धीरे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। किसने? इंग्लिश ने नहीं, ये हमारे हिंदुस्तान लोगों ने, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए ना भाई, उन्होंने। और कमाल की बात, जो अंग्रेजी बोलते हैं ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं जो अंग्रेजी की टांग खींचते हैं। अभी यहाँ पढ़ने के बाद आप अंग्रेजी सुन लेना, आपको हमेशा गलतियां नजर आएगी उसमें, लेकिन अंग्रेजी गलत बोलते फिर भी मुझे लगता है कि वाह यार ना। अब अपनी भाषा पे इतना कमांड रखो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अपना को लोकली हो, इस तरह से अदब से बोलो कि अगले को सुनना ही पड़े, तो मजे की बात है। अच्छा, राजनाथ सिंह जी हिंदी बोलते हैं कि नहीं? कितनी गजब की हिंदी बोलते हैं, सुना होगा आपने कभी। अमिताभ बच्चन हिंदी कितनी सुदृढ़ बोलते हैं, अगले को सुनना पड़ता है। वो फिर नहीं कहते कि अंग्रेजी बोलो प्लीज ना, कि मैं हिंदी बोलूंगा, तो बोलो साहब सुनेंगे, क्या दिक्कत है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, तो मजे की बात है। अब दिक्कत ये हुई कि हमारा सारा मामला ब्लेंडेड हो गया, मिश्रण हो गया। सर अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे वो हिंदी के, तो हरिवंश राय बच्चन वो अपने दादाजी को तो ऐसे ला नहीं सकते ना, लेकिन अब तो अपने करना है। उनको तो दादाजी से मिल गया हिसाब किताब, पिताजी से मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारे पिताजी तो कर सकते, ठीक है। अब शुरुआत किससे करनी है? हमसे करनी है। तो जो हमसे नहीं हो पाया ना, तो फिर दिक्कत है। तो एक बार करके देखो, तो हमसे शुरू हो जाएगी, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी, कुछ तो करेगी कि नहीं भाई। लेकिन शुरुआत तो वाक्य लिखा था मैंने, क्या, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसको दोबारा देखा नहीं बेचारा, वाक्य कहता होगा अपने बाप का क्या लिया। उन वाक्यों को देखा करो वक्त बे वक्त, सुबह शाम, जब सिर दर्द हो तब, ठीक है ना। अच्छा, क्या लिखा था, लिखी कुछ वाक्य। अब इसे करिए जरा एक बार इनटू इंग्लिश, क्या करते हैं आप। हाँ, क्या लिखा पहला सेंटेंस भाई। हाँ देखिए खिड़की, अब देखिए खोल दो की अंग्रेजी क्या है। अरे बोले ना ओपन, ओपन नहीं होते, ओपन क्या होता है, ओपन। और हम क्या बोलते हैं, ओपन। मुंह खुल गया पहले ही है। है भाई, होता है लेकिन इधर नहीं है, एंड में वो नहीं होता, शुरू में तो होता है, ठीक है। अच्छा क्या लिखा देखा, ओपन क्या। अब खिड़की है ना, खिड़की कौन सी है, कोई खास है ऐसी वैसे कोई भी है। अच्छा, खास का कैसे पता चला। और देख, खास का मतलब होता है जो भी नाउन आप यूज कर रहे हैं ना, उस नाउन के बारे में दोनों को पता है। किसको, स्पीकर और लिसनर को, और दोनों को पता है, तो भाई सब आर्टिकल दा से ही होगा। हम बोलते ना खास होना चाहिए, खास का मतलब क्या हुआ, खास का मतलब नॉन टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर। तो जब किसी को बोलो ना खिड़की खोल दो, इसका मतलब दोनों को पता है तभी वाक्य बनाए, अदरवाइज वाक्य बनता ही नहीं। ये वाक्य बोल देना 80 फुट रोड पर जाकर कि भाई साहब यहाँ हो, कहते क्या, तो खिड़की खोल दो, कहते भाई साहब आपकी खोलो। बेचारे को पता नहीं कौन सी खिड़की किसकी खिड़की, कह का लेना देना था। तो क्या, ओपन द विंडो, दरवाजा भी खोलेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिर क्या लिखा है भाई। हाँ, इसका खिड़की मत खोलो, तो क्या हुआ, डू नॉट या डोंट ओपन द विंडो। और फिर क्या लिखा, मुझे खिड़की खोलने दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका परमिशन मांग रहे हैं मुझे क्या करने की, खिड़की खोल देने की। क्या हो, लेट मी। फिर क्या लिखा है, हाँ आओ खिड़की खोलें। इसका ऐसा लग मिलकर खोलते हैं एक बार, है ना। तो क्या हुआ, क्या देखिए, लेट्स, तो देखिए लेटस लिखो, क्या लिखो इसे, लेट्स, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, खिड़की खुली रहने दो। इसका जिस अवस्था में है उसी में, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, लेट द खिड़की भी खुली। लेट द खिड़की बी खुली। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका भी, ठीक है ना, अगले सेंटेंस आने के बाद। अच्छा, फिर क्या लिखा है, खिड़की खोल दी जाए। मामला कैसा है, पैसिव वॉइस का है भाई, कौन खोलेगा, कोई मतलब नहीं, बस खुल जानी चाहिए।
तो देखिए लेट द विंडो बी ओपन्ड। अब इन दोनों वाक्यों में डिफरेंस देखिए आप जरा। अच्छा, ये ओपन क्या है और ये ओपन क्या है, इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं। ये कौन से वर्ब है? अरे थर्ड वर्ब है, क्योंकि बी के बाद थर्ड आता है, पैसे बनाता है, ठीक बात है। और जो लिखा ओपन वो क्या है? ओ एडजेक्टिव। वो वर्ब किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव क्यों है? सर इसमें वो क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को उसी अवस्था में तो आप सुन लीजिए, बी के बाद क्रिया का पहला फॉर्म आता ही नहीं है। अरे भाई साहब, बी के बाद क्रिया का पहला फॉर्म नहीं आता का मतलब? अरे नहीं आता, तो पहला फॉर्म आ गया तो क्या हुआ? गलत हो जाएगा। तो ये पहला फॉर्म है ही नहीं, क्या बन गया ये? एडजेक्टिव। इसका मतलब ओपन के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। वर्ब है तब खोलने का मीनिंग, और एडजेक्टिव है तो खुला या फिर खुली का मीनिंग। अच्छा, बोलते हैं ना खुली हवा की अंग्रेजी क्या होती है? अरे ओपन एयर होता है भाई। तो एयर आपका नाउन है, ओपन की एडजेक्टिव है कि नहीं भाई? अच्छा, हवा कैसी है? खुली खुली है, ओपन है। अच्छा, खुला रंगमंच क्या होता है? अरे ओपन रंगमंच हुआ कि नहीं भाई? दैट इज ओपन थिएटर, तो ओपन की एडजेक्टिव है कि नहीं भाई? तो ओपन एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। अब प्रश्न बनता है आपका क्या? इसे कर लिया अंडरलाइन, किसको? इसे, और कर लिया इसे अंडरलाइन, और फिर क्या प्रश्न बनाया कि अंडरलाइन किए शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। ये दो वाक्य दे दिए आपको एक साथ पैरेलल, और क्या बोल दिया कि अंडरलाइन वर्ड या जो गहरे लिखे काले शब्द इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। अब पेयर में आपका आंसर मिलेगा, तो क्या मिलेगा आंसर आपका? वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी दे देगा। उनमें से एक सही होगा और तीन ऑप्शन क्या होंगे? और भाई साहब, गलतियां करने का हमारे पास सैकड़ों तरीके, लेकिन सही होने का तरीका तो एक ही है। तो ये क्या हो गया आपका? वर्ब, और वो क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो ठीक है, नहीं तो अगला वो भी देगा वर्ब वर्ब। वो क्या बनाएगा ऑप्शन? वर्ब और वर्ब। कहता है पेपर सेटर बावड़ा है, दे दिया समझता ही नहीं है। उधर भी वर्ब है और ऐसा थोड़ी होता है। तो बी के बाद क्रिया का पहला फॉर्म नहीं आता, ठीक बात है। और आया है तो या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया उसका, या फिर सेंटेंस ही क्या है? गलत। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं। तो अब लिखते हैं कैसे वाक्य? अब लिखता हूं मैं इंग्लिश में वाक्य। उसे क्या करें? हिंदी आप करेंगे? करेंगे ना? हिंदी करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे? अनुवाद तो ऑलरेडी हिंदी में होता है, इंग्लिश का हिंदी में होता है। और उसका? अरे दोनों होता है, वाइस वर्सा भाई। इंग्लिश का हिंदी में करते और हिंदी का इंग्लिश में, और कभी कभी उर्दू में करना पड़ा तो उर्दू में कर सकते हैं। तो अनुवाद वाइस वर्सा दोनों में किसी में भी हो सकता है जरूरत के अनुसार, है ना। तो मैं आपको वाक्य देता हूँ कैसे? इंग्लिश में। आप क्या करेंगे? उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, क्योंकि आपको असल में क्या आना चाहिए? इंग्लिश से हिंदी आना चाहिए, ठीक बात है। तो इसे तो मिटा दूं, समझ में आ गया? अब देखिए, ओपन लिखने से और ओपन लिखने से भी बहुत फर्क पड़ा। ओपन लिखा है तो अवस्था चेंज नहीं करना, और ओपन लिख दिया तो पैसिव वॉइस हो गया, और वाक्यों के मीनिंग बिल्कुल अपसाइड डाउन। अरे उल्टे मीनिंग है दोनों के, सिर्फ क्या करने से? ओपन करने से और ओपन करने से। अब लिखना था ओपन, क्या लिख दिया? ओपन। लिखना था ओपन और क्या लिख दिया आपने? ओपन। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया, और जो चाहिए वो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक बात है। अच्छा, एक बार इनको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखते हैं कैसे, जरा देखिए। एक बार आपने क्या बोला? कहते खिड़की खोल दो या खिड़की खोल दे। तो जो सामने बैठा है सुना, उसने खिड़की खोल दी। किसने खोली? सुनने वाले ने, ठीक बात है। उसके बाद क्या हुआ? कहता मत खोले यार, मना कर दिया। एक बार खोली, एक बार क्या कर दिया? मना कर दिया। फिर क्या हुआ? कहता ऐसे कर, तूने खोल दी, अब मुझे खोलने दे, मैं खोलूंगा। कैसे खुलती? तूने खोल दी खिड़की ना पहले, फिर नहीं भी खोली, अब मुझे खोलने दे यार, ठीक है। तो लेट मी ओपन द विंडो। फिर क्या हुआ? तूने खोल दी, मैंने भी खोल दी, अब ऐसा करते हैं आ दोनों मिलकर, हाँ दोनों मिलकर कैसे कैसे खुलती है, आजा। अब दोनों मिलकर काम करें क्या? खिड़की खोलने का। बाद में क्या हुआ? अरे क्या रहने दे रहे यार, कौन करेगा? ऐसा लगता है कि आलसी आदमी इधर, ठीक है। और बाद में क्या हुआ?
तूने खोल दी, मैंने खोल दी, हमने खोल दी, कुछ भी नहीं किया। अब ऐसा करो किसी और को मौका दो रे भाई तो खिड़की खोल दी जाए, कोई भी आके खोल दो यार, बट खुल जानी चाहिए। ये इन सेंटेंस के मतलब है सारे के सारे। तो जो आपका स्पोकन है ना, स्पोकन, वो इन इंपरेटिव सेंटेंस से आपका आ जाएगा। तो जो बाहर पढ़ा था ना आपको, 90 घंटे में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखें। हाँ सर। 90 घंटे ये विज्ञापन आता है। अब मुझे बताओ, ये धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के 90 घंटे किसने सेट किए? सर साइकोलॉजी कहती है कि है ना, बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में डाल के तो 90 घंटे एनवायरनमेंट कैसे डलेगा वो? सर अब उसको सारे दिन वही बोलेंगे। सारा दिन तो होता ही नहीं है ना। हाँ 90 दिन का मतलब क्या हुआ? 3 घंटे, उसमें संडे को बुलाते नहीं तो 90 घंटे तो हुई नहीं मेरे ख्याल, 3 महीने बुलाएंगे। तो देखिए सिस्टम सेट कैसे हुआ। स्पोकन की बात करेंगे तो घंटों के हिसाब से काम होता है, और लिखने वाले अंग्रेजी की बात करेंगे तो महीने के हिसाब से काम होता है। और भाई साहब कहीं भी देख लो, ये जो है ना अंग्रेजी वाला कोर्स है वो 3 महीने का होता है। कितने महीने में दोगे भाई साहब? 3 महीने। कोई 4 महीने, 4.5 महीने, 5 महीने, 6 महीने कहता ही नहीं है। और 3 महीने में कुल मिलाकर कोर्स पूरा करा भी देते हैं, और एग्जाम देने की स्थिति में आते ही नहीं है। 3 महीने में कुछ भी नहीं होता भाई। नोट्स बना के चला जाएगा लेकिन उसे कुछ आएगा ही नहीं। ऐसे कैसे आ सकता है? लैंग्वेज तो एक बड़ा प्रोसेस है। ये तो सिलेबस के अनुसार करेंगे हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट पूरा करने के बाद, बाकी तो लैंग्वेज तो कोई पूरी होती नहीं भाई। लैंग्वेज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलता रहता है हमेशा। तो इसमें क्या था? वर्ब और क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव वाला ऑप्शन तो सही है, और बाकी तीनों ऑप्शन कैसे होंगे आपके? रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए क्या होगा। अब वाक्य में देता हूँ किस में आपको? इंग्लिश में। आप क्या करेंगे उसे? हाँ किस में करेंगे? हिंदी में ना। अब की बार मैंने चालाकी करी, क्रम बदल दिया सेंटेंस का। अभी क्रम नहीं बदले तो फटाफट कर लेते अभी। तो मैंने सीक्वेंस का ऑर्डर क्या कर दिया? बदल दिया। हाँ भी क्या लिखा देखिए, पहला सेंटेंस देखें क्या लिखा? लेट अस क्लोज क्या? अब उच्चारण क्या है उसका? देखिए लेट अस, और लेट अस का मतलब क्या होगा? सुझाव होगा ना भाई। सुझाव में क्या होगा? आओ का मीनिंग देता है ना भाई। तो आओ दरवाजा बंद करें। दरवाजा है ना भाई, क्या है ये? अब देखिए इंग्लिश आपका पूरा परीक्षा लेगा एग्जाम में। अब क्या हुआ? कति दोनों का उच्चारण बताओ कैसे दिख रहे हैं आपको? एक जैसे दिख रहे हैं। इधर क्या है? PWR, इधर क्या है? DWR। इसका उच्चारण क्या है? और इसका अब बोलेंगे डू। तो इंग्लिश में समानता नाम का कोई आइटम नहीं। समानता देख कर यदि आपने उच्चारण कर लिया भाई तो 100% क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसका उच्चारण तो क्या है? पू, और इसका उच्चारण क्या है? क्या? हाँ डो। ड में ओ की मात्रा क्या बनेगा? ये डो। तो ये तो क्या हो गया आपका? डो, और ये क्या होगा? पू। अब क्या करेगा ये एग्जाम में? आपको दोनों का सेम उच्चारण दे देगा आपको आगे ऑप्शन में, क्योंकि अपन को कैसे लग रहे दोनों सेम लग रहे। तो जो प्रैक्टिस में आ गया शब्द उसकी तो दिक्कत नहीं है, और जो प्रैक्टिस में नहीं आया तो दिक्कत होने के पूरे क्या चांसेस है कि इसमें फोनेटिक्स में। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप शब्द सुनोगे उच्चारण के साथ उतना ही क्या होगा? मच बेटर होगा। ठीक है। और साथ साथ में थोड़ा किताब में दे रखा है फोनेटिक्स का मैटर। वैसे सर कितना कवर करता है फोनेटिक्स, मतलब कितने मार्क्स का है? मैं तो कहता हूँ 1-2 मार्क्स का भी आया था, 2 ही किसके बाप का?
और देखिए यदि आपने टॉपिक छोड़ना शुरू कर दिया ना, क्योंकि हर टॉपिक में से एक एक दो दो प्रश्न नहीं आते हैं, 90 प्रश्न बनेंगे किसमें, पहले वाले पार्ट में बनेंगे ना, और 90 तो टॉपिक हैं आपके छोटे मोटे मिलाकर भाई साहब। तो लेट अस क्लोज द डोर का मतलब क्या हुआ, आओ दरवाज़ा बंद करें। मतलब ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा भारी भरकम है, अकेले से बंद होगा नहीं, मिलकर करते। अरे इसका ये मतलब हुआ ना, ऐसा लगता है कि मंदिर का दरवाज़ा है, आओ हाथ लगाएं दरवाज़ा बंद करें, पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा लगता है इसमें। ठीक है, तो आओ दरवाज़ा बंद करें। तो एक तो आपका क्या होता है डोर, और एक क्या होता है, क्या है, गेट। गेट नहीं, गेट। गेट तो फिर वो हो जाएगा हासिल करना, प्राप्त करना। क्या है इट्स गेट। क्या फर्क है दोनों में, पर्यायवाची तो है लेकिन दोनों का यूज क्या है, अलग अलग। मैं इसलिए करूँ क्योंकि आपने गेट लिखा है उधर ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो दोनों दरवाजे हैं ना, ये दोनों दरवाजे हैं ये। अरे भाई साहब प्रवेश द्वार होता है, दिस इज प्रवेश द्वार, और ये होता है दरवाजा। तो प्रवेश द्वार में और दरवाजे में तो क्या है, अरे दिन रात का मतलब पता नहीं कितने दिन कितनी रात का फर्क है। अरे समझ रहे कि नहीं भाई। अच्छा वर्ड ग्रुप बोलता हूँ, सही है गलत आप देख लेना है। डोर वे ऑफ इंडिया, डोर वे ऑफ इंडिया है कहीं, क्या है, अच्छा गेट ऑफ इंडिया है, बात भी ठीक है। तो डोर तो आ नहीं सकता ना वहां पे, क्यों। तो भाई साहब किसी भी जगह की पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, प्रवेश द्वार होती है, जो क्या होता है गेट। और कमरे होते हैं, जैसे भाई ने कहा कवर्ड है जगह, उसका जो बंद करना है तो वो क्या बनेगा आपका, वो डोर से बनेगा। ठीक बात है। तो घर में जो कमरे हैं वहाँ क्या लगे होते हैं आपके, डोर लगे होते हैं। और घर की पहली एंट्री क्या है, वो गेट है। भले वहाँ पे गेट लगा हुआ नहीं है तब भी क्या होगा, ये हमारा मेन गेट है लेकिन लगा हुआ कोई बात नहीं। फर्स्ट एंट्री इज द गेट, और कमरों की एंट्री, हॉल की एंट्री क्या होती है आपकी, डोर होती है। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, अरे किसी कमरे का दरवाजा क्या करना है आपको, बंद करना है। ठीक बात है, कर लेंगे। अच्छा फिर क्या लिखा है, लेट हिम क्लोज द डोर का मतलब क्या हुआ, हाँ उसे दरवाजा बंद करने दो। अपने खूब कर लिए एक बार उसे मौका दे दो। तो क्या निकलेगा इसका मीनिंग, उसे दरवाजा बंद करने दो। क्या हुआ, अरे परमिशन मांग रहे किसी से, वो काम करेगा इसकी। ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, क्लोज द डोर, हाँ दरवाजा बंद करो या फिर कर दो। अच्छा फिर क्या लिखा है, डू नॉट क्लोज द डोर का मीनिंग क्या हुआ, दरवाजा बंद मत करो, दम घुट रहा है, हवा आने दो। ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, लेट द डोर बी क्लोज्ड, दरवाजा बंद कर दिया जाए। बी के बाद क्या लिखा है, क्लोज्ड, कौन सी वर्ब है, थर्ड, और बी के बाद थर्ड का मतलब पैसिव फॉर्मेशन। तो दरवाजा बंद कर दिया जाए, कौन करेगा, कोई भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंद हो जाना चाहिए, पैसिव फॉर्मेशन है। अच्छा फिर क्या लिखा है, लेट द डोर बी क्लोज, हाँ दरवाजे को बंद रहने दो, इसका अवस्था चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर भी प्रश्न बनता है आपका, क्या, कौन सा, ये वाला ना, परमिशन हो गया ना भाई। अभी तक तो परमिशन खुद के लिए मांगे थे कि मुझे करने दो, अब क्या बोलते कि उसे भी करने दो यार भाई। तो आप परमिशन किसके लिए, खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए मांग रहे परमिशन, किससे, सुनने वाले से। कहता है भाई जाने दे उसे, मतलब लेट हिम गो। अरे आपसे क्या मांगी, परमिशन। कहता है ओके आप कह रहे हैं तो जाने देता हूँ, और तो क्या हो सकता है। ठीक है। तो प्रश्न क्या बनेगा, कहता है ये क्या है और ये क्या है। तो ये तो क्या होगी आपकी वर्ब, और ये क्या है आपका। तो एक ही जैसे दिखने वाले शब्द अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। कौन डिसाइड करेगा, वर्ड्स की पोजीशन। और जैसी वर्ड की पोजीशन वैसा वर्ड का क्या होगा आपका फंक्शन, और वैसे का निकलेगा मीनिंग। बताया मैंने आपको, शब्दों का नेचर मतलब शब्दों का मीनिंग देखना है, शब्दों का फंक्शन और शब्दों की पोजीशन। तो जैसी पोजीशन वैसा फंक्शन और वैसा का निकलेगा उसका मीनिंग निकलेगा। तो अभी इसका मीनिंग क्या निकलेगा, बंद करना,
अर्थ, और इसका मीनिंग क्या निकलेगा? बंद। एडजेक्टिव है कि नहीं भाई? तो क्लोज एडजेक्टिव भी है और क्लोज वर्ब भी है, ठीक बात है। अच्छा फिर पूछते हैं इस क्लोज को और इस क्लोज को पूछते हैं ये दोनों क्या है? तो यहाँ पे पूछेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बताओ ये कैसी वर्ब है आपकी और ये कैसी है? नॉन फाइनाइट है। दिखने में कैसी है? सेम, लेकिन पोजीशन क्या है? अलग अलग है। तो जैसा पोजीशन वैसा फंक्शन, फिर कहाँ दिक्कत है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या ढूंढते हैं आप लोग? शब्दों का मीनिंग मतलब नेचर, शब्दों का फंक्शन, और क्या होता है शब्दों की पोजीशन। और ये पकड़ में आ गई तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब वाक्य की थोड़ी लेंथ बढ़ाते हैं, तो मैं आपको देता हूँ हिंदी में वाक्य, क्या करेंगे उसको आप इनटू इंग्लिश लिखिए सेंटेंस हिंदी में। कौन सा वाला वाक्य शुरू कैसे हो रहा है? कौन सा वाला? हाँ ये फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव नहीं है। ये फाइनाइट वर्ब है जिसका अपना टेंस है, कौन सा? प्रेजेंट टेंस है, ठीक बात है। और ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्यों है? क्योंकि डू के बाद लिखा है। तो डू कैसी वर्ब है आपकी? फाइनाइट। और क्रिया में एक से ज्यादा शब्द होते तो क्रिया का पहला शब्द क्या होता है आपका? टेंस वाला। और बाकी जितने भी शब्द कैसे होते? बिना टेंस वाले होते हैं। और बिना टेंस वाले का मतलब क्या होगा? बेयर इन्फिनेटिव हो गया आपका, ठीक बात है। तो टेंस बताने वाली दो क्रियाएं कभी एक साथ यूज होती ही नहीं है, ये तो देसी अंदाज में। अब इसको बोलते हैं कि दो फाइनाइट वर्ब कभी एक साथ यूज नहीं हो सकती। फाइनाइट एक ही होगी और नॉन फाइनाइट वर्ब कई सारी साथ में यूज हो सकती है, ठीक है ना। अब लिखो हिंदी का सेंटेंस। लेकिन इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो। इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो। क्या इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो? इसकी अंग्रेजी बनानी है, आप इंतजार करेंगे जैसे इसी की अंग्रेजी बनानी है आपको, ठीक है ना। फिर लिखो अगला सेंटेंस। लेकिन इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद मत करो। इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद मत करो। फिर लिखिए अगला सेंटेंस। देखिए मुझे इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने दो। मुझे इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने दो। फिर लिखिए अगला सेंटेंस। आओ इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। आओ इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। फिर लिखिए अगला सेंटेंस। इन वाक्यों को अंग्रेजी में रहने दो। इन वाक्यों को अंग्रेजी में रहने दो। फिर लिखिए लास्ट सेंटेंस। इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। ठीक है, करिए जरा इसका इंग्लिश अभी जल्दी 5 मिनट के अंदर अंदर। तो देखिए वाक्य की लेंथ बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और वो हो गई तो सारा काम हो जाएगा। और सुन लीजिए इस तरह के वाक्य भाई साहब पहली बार लिख रहे हैं अपने कर कमलों से। आपने अंग्रेजी कितनी बार पढ़ी मुझे नहीं पता, इनका कभी जिक्र ही नहीं हुआ कि ये भी कुछ होता है और इनके बगैर काम भी नहीं चलता। शुरुआती होती ता है ती तह से है, रहा रही रहे और चुका चुकी और चुके। और कमाल की बात देखिए, जब तक मैं नहीं कहूँगा ना तब तक आपको टेंस को लेकर प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और जिस दिन टेंस पढ़ाऊंगा ना उस दिन आपके सारे टेंस की समझ गायब हो जाएगी। जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आप समझ रहे ओ या। और जब पढ़ाऊंगा ना टेंस उस दिन कहते हैं अच्छा ऐसा भी होता है।
तो बहुत झटके लगेंगे आपको धीरे धीरे भी हैं, लग जाबा तो कहीं दिक्कत को नहीं। अब यहाँ एक वाक्य बनता है, आओ मिलकर कोशिश करें। अरे वाक्य बनेगा ना, आओ लेट अस ट्राई टुगेदर, वाक्य बनेगा कि नहीं? तो क्या लिखा पहला सेंटेंस? अब देखिए अनुवाद करोगे अंग्रेजी क्या बनेगी? ट्रांसलेट, लेट नहीं लेट। अब क्या लिखा इन वाक्यों का? इन वाक्यों की अंग्रेजी क्या बनेगी? द नहीं, दीज डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है, यहाँ पे इशारा करना पड़ेगा। तो दीज सेंटेंसेस, किसमें करना है? अब यह सवाल पैदा, इन आएगा कि टू आएगा कि इन टू आएगा? मैं इन टू या टू? और इन और टू अलग अलग नहीं है, सिंगल वर्ड है, ठीक है ना भाई? इन अलग नहीं, टू अलग नहीं, इन टू सिंगल वर्ड है। अच्छा इन टू क्यों होगा यहाँ पे? अरे बाबा, एक इंटू का मैंने यूज बता दिया था, गति से अंदर जाना। दूसरा इसका एक यूज और होता है, किसी भी चीज का रूप परिवर्तन करना, तब भी क्या होता है? अब रूप परिवर्तन कैसे होता है जरा देख लीजिए। मार मार के अधमरा कर दिया, इनटू हाफ डेड, ठीक है? पानी था बर्फ हो गया, इनटू आइस, आइस क्या बन गया? पानी, क्या हुआ? इनटू वाटर। और यहाँ पे किसी और में था और कुछ और में हो गया, तो क्या हुआ? इनटू लगाना पड़ेगा आपको। तो जहाँ भी फॉर्म चेंज होता है, रूप परिवर्तन होता है, वहाँ क्या चाहिए आपको? इनटू लगाना पड़ेगा, ठीक बात है? तो अब क्या होगा देखिए, तो ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। और फिर क्या बोल दिया? कहता आ नहीं, तो क्या हुआ? क्या बनेगा? तो डू नॉट ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ठीक है? फिर क्या लिखा है? अब मुझे कहना इसका लेट मी, तो देखिए लेट मी ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। फिर क्या लिखा है? आओ लेट अस, क्या होगा? ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अच्छा फिर क्या लिखा है? हाँ, अब इसे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे है, जिस अवस्था में, जिस रूप में, उसी में रहने दो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बनेगा देखिए, तो देखिए लेट दीज सेंटेंसेज बी, अब इनटू नहीं आएगा। अरे जब अनुवाद करना ही नहीं है, जब एक्शन ही नहीं है, ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हुआ? फिर इनटू निकाल लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। तो जिस अवस्था में उसी अवस्था में। अब बताओ इन इंग्लिश क्या है पूरा का पूरा? ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं है, कई सारे वर्ड मिलकर भी एडजेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है? अब कौन करेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, वचन का अनुवाद हो जाना चाहिए किस में? इंग्लिश में। तो क्या हुआ देखिए, लेट दीज सेंटेंसेस बी ट्रांसलेटेड, क्या होगा? इनटू इंग्लिश। अभी करना है अनुवाद यहाँ पे, ठीक है ना? लेकिन कौन करेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट दी सेंटेंसेस बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। और बताया था टीडी टिड और डीडी डिड, उच्चारण का ध्यान रखना आपको, ठीक बात है? तो जहां भी एंड में क्या होता है स्पेलिंग के? टीडी, तो क्या होता है? टेड नहीं टिड, और डेड नहीं डिड, और डिड बड़ी मात्रा वाला नहीं टिड, और क्या होता है? डिड होता है। हाँ डिड, हम बोलते हैं इसे डैड है, डिसाइडेड, तो नॉट डिसाइडेड, डिसाइडेड। और जब इसको सही उच्चारण करोगे तो आपको बोलने का एक फ्लो भी आएगा, बोलने का एक अंदर से एक अनुभूति भी होगी, कहते हैं वाह है कुछ तो
नया कर रहे हैं, तो बात समझ में आ गई। ये थे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। और देखिए इसमें लेट के सारे यूज आपके समझ में आ गए। लेट से बनते हैं 4 वाक्य, परमिशन, सजेशन, नो चेंज ऑफ स्टेट एंड एक्टिव से पैसिव, ठीक बात है। बाकी पॉजिटिव कैसे बनता है, फर्स्ट ऑफ से, नेगेटिव कैसे बनता है आपका, डू नॉट फर्स्ट ऑफ से बनता है। तो एक बात जस्टिफाई होगी अपनी, बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस कुछ इस तरह से बन के आते हैं। और कितने तरीके अपने पास, 6 तरीके बनने के, ठीक बात है। पॉजिटिव, नेगेटिव और लेट से 4 सेंटेंस बनाए आपने, ठीक बात है। अब बात करेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है कि नहीं होता है। तो कहा अपने वैसे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना इज नॉट नेसेसरी। इसका मतलब कभी होता है और कभी नहीं होता। तो कल क्या लेंगे पता है, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट, कि इसे कब तो ऑब्जेक्ट चाहिए और कब नहीं चाहिए। और समझ में आ गया तो बहुत सारा काम क्या होगा भाई, आसान हो जाएगा, ठीक बात है। तो कल मिलते किसके साथ, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट।